दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा देखो, इंडियन इको में हमारे पास में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। हमारे कोर्स में 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 5 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब शुरुआत के जो 3 चैप्टर्स थे वो मैंने आपको पार्ट्स के अंदर कवर कराए। देन चैप्टर नंबर 4th और 5th मैंने आपको वन शॉट में कंप्लीट करा दिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था हमारा चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट, वन शॉट में कवर करा था। अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 दैट इज एम्प्लॉयमेंट। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। शुरू कर दे फटाफट से। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है हु इज अ वर्कर। वर्कर कौन होता है? देखो, वर्कर कौन है, बहुत ही इजी सी बात है। कोई भी वो पर्सन जो किसी ना किसी तरह के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, वो पर्सन कौन है? वर्कर है। समझ में आया? कोई भी वो इंसान जो किसी तरह के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, वो हमारे देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे देश के नेशनल इनकम में उसका कंट्रीब्यूशन है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कर बोलते हैं। बहुत ही ईजी सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फार्मर की बात करूं तो फार्मर सीड से क्या बना देता है? क्रॉप्स बना देता है। क्रॉप्स उगाता है तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है ना। फार्मर कौन है? वर्कर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक डॉक्टर की बात करें तो वो अपना ट्रीटमेंट देता है, वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है। मैं मेरी बात करूं तो मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी जिंदगी में मैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रही हूँ, मैं भी एक वर्कर हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कारपेंटर की हम बात करें तो कारपेंटर वुड से फर्नीचर बनाता है, तो वुड्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है। कारपेंटर भी कौन है? वर्कर है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मजदूर काम करते हैं वो भी कौन है? वर्कर है। तो वर्कर मतलब वो हर इंडिविजुअल जो किसी ना किसी तरह के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है, हमारे देश के जीडीपी में, नेशनल इनकम में उसका कंट्रीब्यूशन है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कर बोलते हैं। इजी हो गया। अब देखो, मान लो एक इंसान लाख पढ़ा लिखा है, एक इंसान ने एमबीए कर रखा है या फिर पीएचडी कर रखी है, लेकिन वो पर्सन काम नहीं करता, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उस पर्सन को हम वर्कर में काउंट नहीं करेंगे। मतलब वर्कर में काउंट होने के लिए जरूरी है आप प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो। चमक गया अच्छे से? तो वर्कर इज एन इंडिविजुअल। वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। वर्कर मतलब वो इंसान जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अ वर्कर इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। वर्कर मतलब वो इंसान जो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है। जैसे मैंने बताया था, कारपेंटर जो है वो वुड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? वो वुड्स को फर्नीचर में कन्वर्ट कर देता है। 5,000 की लकड़ी से वो 15,000 का सोफा सेट बना देगा। वैल्यू एडिशन करी है, वो भी वर्कर है। वर्कर जो है वो हमारे देश के नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। चमक गया अच्छे से? अब हमारे पास में बात आती है टाइप्स ऑफ वर्कर्स। ये जो वर्कर्स होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, नंबर 2 आता है हायर्ड वर्कर्स। देखो, वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मतलब वो वर्कर्स जिन्होंने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। समझ पा रहे हो? वो इंसान जिसने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, खुद ही खुद को काम दे दिया, उस वर्कर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डॉक्टर की बात कर रही हूँ, ये जो डॉक्टर है वो किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर रहे। इन डॉक्टर ने अपना खुद का एक क्लिनिक खोला है, ये अपने क्लिनिक पर अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो इन्होंने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया ना। इस तरह के डॉक्टर को मैं क्या बोलूंगी? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी बात कर रही हूँ तो मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाती, मैं किसी दूसरे के इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाती, मैं खुद अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाती हूँ, एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाती हूँ, तो मैंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। मैं कौन हूँ? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हूँ। चमक गया अच्छे से? वही मान लो मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ाऊँ, और बदले में मुझे सैलरी मिलती है, तो मैं कौन हूँ? एक हायर्ड वर्कर हूँ, क्योंकि स्कूल ने मुझे क्या करा है? हायर करा है, जिसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे सैलरी मिल रही है। मैं कौन हूँ? हायर्ड वर्कर हूँ। तो अगर कोई पर्सन खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे देता है, वो कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, मैं खुद के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ। एक फार्मर है जो अपने फार्म पर क्रॉप्स उगा रहा है, कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। वहीं हायर्ड वर्कर्स वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे के यहाँ पर काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलती है? सैलरी या फिर वेजेस। समझ में आया?
मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मुझे बदले में क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, क्योंकि एक स्किल्ड काम है, पढ़ी लिखी हूं मैं। मान लो एक मजदूर है जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, किसी और के लिए काम कर रहा है, किसी और ने उसे हायर कर रखा है, तो मजदूर वगैरह को जो मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं, क्योंकि वो एक अनस्किल्ड काम है। समझ में आ गया? एक डॉक्टर है जो किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, उन्हें जो मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की बात करते हैं। दीज आर दोज वर्कर्स हु आर इंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, जो या तो खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर खुद का कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लो आपकी खुद की एक कपड़े की दुकान है, या फिर एक फर्नीचर शॉप है, आपका ग्रोसरी का बिजनेस है, दवाइयों का, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, तो खुद का बिजनेस भी हो सकता है, आप खुद का प्रोफेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सीए हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आपका खुद का क्लिनिक है, आप टीचर हो, खुद का आपने इंस्टीट्यूट डाल लिया। तो ये लोग कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। और ये जो कमाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। चमक गया अच्छे से? फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर वर्किंग इन हिज ओन क्लिनिक और अ फार्मर वर्किंग इन हिज ओन फार्म। इजी पीजी हो गया। वहीं हायर्ड वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स। हायर्ड वर्कर्स वो वर्कर्स है जो दूसरों के लिए काम करते हैं। इन्हें दूसरे लोग हायर करते हैं और बदले में इन्हें क्या मिलती है? सैलरी या वेजेस। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, स्किल्ड काम कर रहे हो, जो पैसा मिलेगा उसे सैलरी बोलते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर, फैक्ट्री में कोई अनस्किल्ड काम कर रहे हो, जो पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल इज अ हायर्ड वर्कर। चमक गया अच्छे से? तो दो तरह के वर्कर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और हायर्ड वर्कर्स। अब देखो, ये जो हायर्ड वर्कर्स हैं, जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, इन्हें हम अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स, वहीं दूसरे होते हैं रेगुलर वर्कर्स। क्या? एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स, दूसरे कौन है? रेगुलर वर्कर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ मेरे फादर की है, मेरे फादर का एक फर्नीचर का बिजनेस है ना, फर्नीचर शॉप है। तो मेरे फादर कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, उनका खुद का फर्नीचर का बिजनेस है। अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं, लेकिन उनके यहाँ पर जो कारपेंटर्स काम करते हैं, हम लोगों के यहाँ पर जो कारपेंटर्स काम करते हैं ना बच्चा, उन्हें हर महीने के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती। उन्हें जो मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं। ये पता है उन्हें कैसे मिलती है? आज आएगा तो आज की सैलरी मिलेगी, मतलब वेजेस मिलेगी, कल नहीं आएगा तो कल की वेजेस नहीं मिलेगी। इस तरह से उन्हें पे करा जाता है। बोलते हैं ना, दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, जिस दिन आते हैं उस दिन का उन्हें पे करा जाता है, जिस दिन नहीं आते उस दिन का उन्हें पे नहीं करा जाता। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर शॉप पर जो कारपेंटर्स काम कर रहे हैं, जो पेंटर्स काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, आपके घर के आसपास में बहुत सारी ग्रोसरी शॉप्स होंगी, तो वो ग्रोसरी शॉप वाले भैया ने, अंकल ने एक बंदे को रख रखा होता है, एक छोटा सा बंदा होता है। ये कौन है? कैजुअल वर्कर्स हैं। दे आर डेली वेजर्स, दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस। इन्हें कभी भी एम्प्लॉयर रेगुलर बेसिस पर हायर नहीं करता। इन्हें किसी तरह के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। इन्हें कोई पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा, इन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती है, रिटायरमेंट पे कोई बेनिफिट्स नहीं होते, इनका कोई रिटायरमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ये भी हायर्ड वर्कर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। इन्हें भी किसी और ने हायर करा है, लेकिन ये डेली वेजर्स है, इन्हें डेली के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं। आज आएगा तो आज की तनख्वाह मिलेगी, कल नहीं आएगा तो कल की तनख्वाह नहीं मिलेगी। कोई परमानेंट वर्कर्स नहीं है, रेगुलर बेसिस पर इन्हें हायर नहीं करा है। कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं, कोई पीएफ का पैसा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ गया? वहीं एक होते हैं रेगुलर वर्कर्स। मान लो कोई जो वर्कर है, हायर्ड वर्कर है, दूसरे के लिए काम कर रहा है। अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रहा है, वो किसी बैंक में काम कर रहा है, वो किसी एमएनसी में काम कर रहा है, किसी बड़े स्कूल में काम कर रहा है, तो वो जो एम्प्लॉयर है उसने उन्हें हायर करा है परमानेंट पेरोल पर, यानी कि हर महीने सैलरी मिलती है, पूरा साल भर का एनुअल पैकेज होता है। तो ये जो वर्कर्स होते हैं ये परमानेंट पेरोल पर होते हैं। इन्हें हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, रिटायरमेंट पर पेंशन भी मिलती है। गवर्नमेंट में देखा होगा आपने, बहुत सारी प्राइवेट में एमएनसीज भी देती हैं। इन्हें पीएफ का पैसा वगैरह भी मिलता है। इनके लिए कैजुअल लीव भी होती है, सिक लीव भी होती है, अलग अलग तरह की लीव्स भी होती है। तो हर तरह के ऐशो आराम है इनके पास में। फॉर एग्जाम्पल, एक सीए जो बैंक में काम कर रहा है वो कौन है? रेगुलर वर्कर है। समझ में आ गई मेरी बातें? तो हायर्ड वर्कर्स भी दो तरह के हैं, जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। पहले कैजुअल वर्कर्स जो डेली वेजर्स हैं, जिन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जो रेगुलर बेसिस पर हायर नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो वर्कर काम कर रहे हैं। वहीं वो लोग जो परमानेंट पेरोल पर हैं,
जिन्हें हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्रोविडेंट फंड का पैसा, पेंशन, रिटायरमेंट पर सब कुछ मिल रहा है, अलग अलग तरह की लीव्स मिल रही हैं, वो कौन है? रेगुलर वर्कर्स हैं। चमका अच्छे से? तो क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया, वर्कर क्या होते हैं, वर्कर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अगेन उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। चमक गया अच्छे से? अब देखो आगे हम 5 टर्म्स डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट और पार्टिसिपेशन रेट। बहुत आराम से समझना, इजी पीजी सा है। सबसे पहला आता है हमारे पास में लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई क्या होता है? देखो मैंने कहा ये एक लेबर है, इस लेबर की कैपेसिटी है, लेबर मतलब ये एक वर्कर है, इसकी कैपेसिटी है ये दिन में 10 घंटे काम कर सकता है। कितने घंटे काम कर सकता है? 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन इसे सैलरी मिलती है 25,000, महीने की 25,000। ये कहता है भाई इस सैलरी में तो मैं एक दिन में 8 घंटे ही काम करूंगा। दिस इज लेबर सप्लाई। ये लेबर है जिसकी कैपेसिटी है ये एक दिन में 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन जो इसे सैलरी मिल रही है उस सैलरी पर ये 8 घंटे ही काम करने को तैयार है। दिस इज लेबर सप्लाई कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पर, एक पर्टिकुलर सैलरी पर हमारी जो लेबर है वो हमें कितने आवर्स काम करके देगी, वो हमें कितनी लेबर ऑफर कर रही है, वो हमारे लिए कितने घंटे काम करने को तैयार है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई। It refers to the amount of labor that the workers are willing to offer corresponding to a particular wage rate. एक पर्टिकुलर वेज रेट पर हमारी जो लेबर है वो हमें कितनी लेबर ऑफर कर रही है, कितनी लेबर ऑफर कर रही है मतलब वो हमारे लिए कितने घंटे काम करने को तैयार है, दैट इज लेबर सप्लाई। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क। इसे हम आवर्स में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो टोटल कुल मिला के 10 वर्कर्स है। कितने वर्कर्स हैं? 10 वर्कर्स हैं, और हर वर्कर जो है वो 8 आवर्स काम करने को तैयार है। हर बंदा 8 घंटे काम करता है, तो 10 वर्कर्स, एक बंदा 8 घंटे काम करेगा। टोटल कितने आवर्स काम हो रहा है? टोटल काम हो रहा है 80 आवर्स। कितने आवर्स काम हो रहा है? 80 आवर्स। ये क्या है? लेबर सप्लाई है। इसे हम आवर्स में मेजर करते हैं, लिखा है ना, मैन आवर्स ऑफ वर्क, और इसका रिलेशन सीधा सीधा वेज रेट से है। अगर आप इनकी वेजेस, इनकी सैलरी को इंक्रीज कर दोगे तो हो सकता है ये 8 की बजाय 9 घंटे भी काम कर लें, 10 घंटे भी काम कर लें, और एक्स्ट्रा दोगे तो हो सकता है ये ओवर टाइम भी कर ले। चमक गया अच्छे से? वहीं दूसरी चीज आती है लेबर फोर्स। ये एकदम अलग है। लेबर फोर्स का मतलब क्या है? देश के अंदर, मैं पूरे देश की बात कर रही हूं, देश के अंदर वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअली वर्कर्स हैं। मैंने कहा देश के अंदर 8 करोड़ लोग जो हैं वो एक्चुअली काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश के नेशनल इनकम में इनका कंट्रीब्यूशन है। प्लस वो लोग जो काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क हैं, काम करने के लायक भी है, मार्केट में जो भी वेज रेट मिल रही है, पैसा मिल रहा है, वो उस पर काम करने को तैयार है, फिर भी उन लोगों को काम नहीं मिल रहा। वो लोग जो विलिंग टू वर्क हैं, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट काम करना चाहते हैं, बट उन लोगों को काम नहीं मिल रहा। मैंने कहा ऐसे लोग हैं 5 करोड़। ठीक है, ये एक्चुअली कौन है? अनएम्प्लॉयड लोग हैं, काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिल रहा, मतलब अनएम्प्लॉयड हैं। इन दोनों को प्लस कर दो, ये 13 करोड़ क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स। ये क्या है? हमारी लेबर फोर्स। दोनों आ गए इसमें, हमारे एक्चुअल वर्कर्स भी आ गए, एक्चुअल वर्क फोर्स भी आ गई जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, प्लस वो लोग जो विलिंग टू वर्क हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयड लोग भी आ गए। इन दोनों को प्लस कर दो, 13 करोड़ क्या है? लेबर फोर्स। सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, मतलब 8 करोड़, एंड विलिंग टू वर्क, ये 5 करोड़ जो विलिंग टू वर्क हैं, इनका लेना देना वेज रेट से नहीं है ऊपर वाले की तरह। इस 13 करोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। चमक गया अच्छे से? अब देखो दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं। लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स। लेबर सप्लाई मैंने बता दिया, एक पर्टिकुलर वेज रेट पर आपकी जो लेबर है वो कितनी लेबर आपको ऑफर कर रही है, कितना अमाउंट ऑफ लेबर ऑफर कर रही है, वो कितने घंटे काम करने को तैयार है, दैट इज लेबर सप्लाई। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट, कि अगर 25,000 सैलरी मिल रही है और हमारे यहाँ पर 10 वर्कर्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 10 घंटे काम करने की, लेकिन 25,000 सैलरी में वो 8 घंटे ही काम करते हैं, तो 10 वर्कर्स, एक वर्कर काम करता है 8 घंटे, कितना हो गया ये? 80 आवर्स। कितना हो गया? 80 आवर्स, दैट इज लेबर सप्लाई। इजी पीजी है। वहीं लेबर फोर्स के अंदर 2 लोग आ गए, वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, एक्चुअल वर्क फोर्स, प्लस वो लोग जो विलिंग टू वर्क है, जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा, यानी कि अनएम्प्लॉयड लोग, इनका लेना देना वेज रेट से नहीं है। इजी हो गया?
अब देखो, ये जो लेबर सप्लाई है इसे हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, चाहे हमारे जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो कांस्टेंट ही क्यों ना रहे। नंबर ऑफ वर्कर्स को मैं इंक्रीज डिक्रीज नहीं करूंगी, फिर भी मैं लेबर सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ। मैम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकती हूँ। मैंने कहा 10 लोग हैं, हर बंदे 8 घंटे काम करते हैं, 80 आवर्स आ रहा है। मैंने कहा हम आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं, 25K की बजाय आपकी सैलरी कर देते हैं 35,000। इन लोगों ने बोला अब हम 10 घंटे काम करने को तैयार हैं। ये 10 वर्कर, पहले एक बंदा काम कर रहा था 8 आवर्स, अब बंदे काम करेंगे 10 घंटे, तो ये कितना हो गया, 100 आवर्स हो गया। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स पहले भी 10 थे, अभी भी 10 ही है, नंबर ऑफ वर्कर्स कांस्टेंट है, फिर भी हमारी लेबर सप्लाई 80 आवर्स से कितनी हो गई, 100 आवर्स हो गई। सो लेबर सप्लाई कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इसे हम किस में मेजर कर रहे हैं, इसे हम परसेंट डेज मैन डेज यानी कि आवर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ गया? सैलरी बढ़ा दी तो आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो हमारा ये इंक्रीज हो गया। लेकिन लेबर फोर्स हमारी तभी इंक्रीज डिक्रीज होगी जब हमारे जो एक्चुअल वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं, या फिर विलिंग टू वर्क वाले जो लोग हैं वो इंक्रीज डिक्रीज होंगे। समझ में आया? सो लेबर फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज ओनली व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क, उनमें अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो ही हमारी लेबर फोर्स इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। चमक गया अच्छे से? तो ये डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, इसे अच्छे से याद रखना है। समझ में आ गई दोनों बातें? तीसरा हमारे पास में आता है वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। मैंने बताया पीछे हम लोगों ने क्या निकाली थी, पीछे हम लोगों ने निकाली थी लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कैसे आई थी? मैंने बताया था 8 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग कौन है? जो एक्चुअली वर्किंग है। कौन से लोग हैं? जो एक्चुअली वर्किंग हैं। इसमें हम लोगों ने प्लस करा था 5 करोड़। 5 करोड़ लोग कौन से थे? जो विलिंग टू वर्क थे, यानी कि ये अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो हमारी लेबर फोर्स कितनी आ रही थी? 13 करोड़, यही आ रही थी। वर्क फोर्स के अंदर सिर्फ ये 8 करोड़ आते हैं, वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग। इसमें सिर्फ एक्चुअली वर्किंग यानी कि ये 8 करोड़ आएंगे। इट डज नॉट इंक्लूड दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग। इसमें ये नहीं आएंगे जो विलिंग टू वर्क है बट इन लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। वर्क फोर्स हमें निकालनी है, लेबर फोर्स कितनी है? 13 है। अगर इस लेबर फोर्स में से मैं नंबर ऑफ पर्संस विलिंग टू वर्क बट आर एक्चुअली नॉट वर्किंग, यानी कि 5 करोड़ माइनस कर दूं जो विलिंग टू वर्क है बट एक्चुअली काम नहीं कर रहे, इसे अगर मैं माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा? 8 करोड़ आएगा ना। ये 8 करोड़ क्या है? हमारी वर्क फोर्स है। समझ में आ गया? मतलब लेबर फोर्स में तो एक्चुअली वर्किंग प्लस विलिंग टू वर्क दोनों आ रहे थे। वर्क फोर्स में हम सिर्फ एक्चुअली वर्किंग लेंगे, तो लेबर फोर्स में से जब हम विलिंग टू वर्क वाले माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी एक्चुअल वर्क फोर्स। तीनों समझ में आ गए? फोर्थ आता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो बहुत ही आसान सा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन जब एक पर्सन काम करना चाहता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, यानी कि मार्केट में जो भी उसे पैसा मिल रहा है वो उस पर काम करने को तैयार है। 15,000 मिलेगा वो 15,000 में काम करने को तैयार है। 10,000 मिलेगा वो 10,000 में काम करने को तैयार है। एबल टू वर्क है, यानी कि हाथ पैर उसके सही चल रहे हैं। फिर भी अगर उस व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। So it refers to a situation when a person is willing to work at the existing wage rate. जो पैसा मिलेगा वो उस पर काम करने को तैयार है, but not getting any work. ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। अब नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो लेबर फोर्स कितनी थी? लेबर फोर्स में से अगर हमने वर्क फोर्स को माइनस कर दिया तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन निकल जाएंगे। लेबर फोर्स कितनी थी? 13 करोड़। उसमें से वर्क फोर्स पीछे वाला, यानी कि वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, कितने थे? 8 करोड़ थे। इन 8 करोड़ को माइनस कर दिया तो कौन सा आएगा? 5 करोड़ आएगा। ये 5 करोड़ कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहते हैं बट इन लोगों को काम नहीं मिल रहा। एक्चुअली यही लोग अनएम्प्लॉयड हैं। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसे निकलेगा? लेबर फोर्स कितनी थी? 13। उसमें से वर्क फोर्स मतलब एक्चुअल वर्कर्स को माइनस कर दो, तो ये जो 5 करोड़ है ये क्या है हमारी? ये है हमारे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्संस। चमका अच्छे से? अच्छा, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कई बार निकालने को आती है, यानी कि इस चीज को हमें परसेंटेज में निकालना है। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड पर्संस कितने हैं? 5 है, वो ऊपर लिख दिया। अपॉन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में दोनों आते हैं, एक्चुअली वर्किंग यानी कि वर्क फोर्स
प्लस विलिंग टू वर्क यानी कि अनएम्प्लॉयड लोग, दोनों आते हैं। लेबर फोर्स कितनी थी हमारी 13 थी, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा इंटू 100 करते हैं। तो इससे अगर आप सॉल्व कर दोगे ना 500/13, आपका आंसर जो है वो परसेंटेज के अंदर आएगा। दैट इज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स इंटू 100। लास्ट आता है हमारे पास में पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है, देखो मैंने कहा मान लो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, दिस इज आवर टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन के अंदर सब आ गए, इसमें बच्चे भी आ गए, इसमें बड़े भी आ गए, इसमें बुजुर्ग भी आ गए। अब देखो जरूरी नहीं है ना कि हर कोई काम करता होगा, जितनी टोटल पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन काम कर रही है। बच्चे काम नहीं कर रहे, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बुजुर्ग लोग काम नहीं करते, वो सेवा करवाते हैं। तो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, और टोटल पॉपुलेशन में से इतने लोग जो हैं वो कौन है, वर्कर्स है। वो कौन है, वर्कर्स है। इसे हम वर्कर्स भी बोल सकते हैं, और जो लोग एक्चुअली काम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी वर्क फोर्स। क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स, जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। बाकी जो विलिंग टू वर्क है वो बच्चे कुचे में आ गए। समझ में आया। टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में बच्चे बड़े बुजुर्ग जो काम करते हैं वो भी आ गए, जो काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है यानी कि अनएम्प्लॉयड भी आ गए। उसमें से मैंने कहा ये जो है ये वर्कर्स है जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। मैंने कहा टोटल पॉपुलेशन है 1000 और इसमें से वर्कर्स है मान लो 200। तो पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है, हमारी टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा ऐसा है जो वर्कर्स हैं। हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन रेट। इट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। हमारी टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रपोर्शन, कितना हिस्सा ऐसा है दैट इज एक्टिवली इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो वाकई में प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी कि वो वर्कर्स है, देश के अंदर वैल्यू एडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पार्टिसिपेशन रेट का ही दूसरा नाम है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, क्योंकि इसे हम कैसे निकालते हैं, ऊपर हम लिखते हैं टोटल वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब टोटल वर्कर्स, इसे हम वर्कर भी बोल सकते हैं। नीचे आता है टोटल पॉपुलेशन, और रेट निकाल रहे हैं परसेंटेज में तो इंटू 100 कर देते हैं। तो टोटल वर्कर्स कितने हैं, 200 है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1000 है, और इंटू हम लोगों ने 100 कर दिया। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20%। मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन का 20% लोग ऐसे हैं जो वर्कर्स हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वर्कर आ रहा है, नीचे पॉपुलेशन आ रही है। समझ में आया। कैसे निकाला, टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आपके गिवन होगा कि 4 फॉर्मूलाज गिवन है, आपसे पूछेगा कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है पार्टिसिपेशन रेट का। समझ में आ गई। तो क्या क्या डिस्कस करा, वर्कर्स, टाइप्स ऑफ वर्कर्स डिस्कस कर लिया, देन हम लोगों ने 5 हमारी मेन टर्म्स डिस्कस कर ली। अब देखो आगे हम बात करते हैं साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। पहली बात तो यहाँ पर जितना भी डेटा गिवन है, डेटा आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, डेटा कुछ भी याद नहीं रखना। एग्जाम में क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, टेबल वगैरह गिवन होगी, आपको उसे एक्सप्लेन करना है, आपको हर चीज के पीछे रीजन देना है, जो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। सो इंडिया की टोटल वर्कफोर्स कितनी है, 471 मिलियन, यानी कि हमारे देश में 471 मिलियन इतने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये वर्कर्स हैं। ठीक है। अब इसमें से जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ही जो टोटल वर्कर्स हैं, वर्कर्स में से 77% जो वर्कर्स हैं वो हमारे मेल हैं। ठीक है। इसमें मेल बच्चे भी आ गए, और फीमेल वर्कर्स सिर्फ 23% है। समझ में आया। हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें से 77% तो मेल हैं, फीमेल सिर्फ कितनी है, 23% है। तो मेल वर्कर्स 77%, फीमेल वर्कर्स 23%। ये मेन बात हो गई कि हमारे देश की जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें से सबसे ज्यादा मेल है, फीमेल्स बहुत कम है। 75% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है, हमारे देश में जितने भी वर्कर्स हैं उसमें से 75% जो वर्कर्स है ना, 3/4 वर्कर्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं रूरल एरियाज से। और सिर्फ 25% वर्कर्स ही कहाँ से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरियाज यानी कि शहरों से। याद रहेगा। 75% वर्कफोर्स हमारी रूरल एरियाज से है, सिर्फ 25% वर्कफोर्स हमारी कहाँ से है, अर्बन एरियाज से है। आगे देखो, रूरल एरियाज में जितने भी लोग काम करते हैं, रूरल एरियाज गाँव में जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से फीमेल्स हैं 25%, मतलब बचे हुए 75% मेल्स है।
गाँव में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से 25% कौन है, फीमेल्स हैं, और मेल्स कितने हैं, 75%। लेकिन अर्बन एरियाज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अर्बन एरियाज की हमारी जो वर्कफोर्स है उसमें से सिर्फ 20% ही फीमेल्स है। फीमेल्स कितनी है, सिर्फ 20% ही है। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकले जिनका आपको पता होना चाहिए। पहला है, बल्क ऑफ आर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड। हमारी जो मोस्टली वर्कफोर्स है वो कहाँ पर है, रूरल एरियाज के अंदर है। हमारे देश की जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें से 75% वर्कफोर्स हमारी कहाँ से बिलोंग करती है, रूरल एरियाज से। पहली चीज हो गई, अर्बन एरियाज में लोग कम काम करते हैं। और दूसरा है, परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज लो। फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज कम है, 77% मेल वर्कर्स है, फीमेल वर्कर्स सिर्फ 23% है। टोटल वर्कर्स में फीमेल्स का परसेंटेज कम है। इट इज एक्सट्रीम लो इन अर्बन एरियाज, और ये चीज अर्बन एरियाज में और कम है। रूरल एरियाज में तो चलो फिर भी 25% फीमेल्स काम करती हैं, अर्बन एरियाज में तो सिर्फ 20% फीमेल्स काम करती है, बाकी 80% क्या कर रही है, समझ पा रहे हो। रूरल एरियाज में तो फिर भी 25% औरतें काम करती है, अर्बन एरियाज में तो सिर्फ 20% फीमेल्स जो है वो वर्कफोर्स के अंदर आती हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है और इसके पीछे का आपको रीजन पता होना चाहिए। तो देखो पहला क्या है, वाई इज बल्क ऑफ आर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड। हमारी जो मोस्टली वर्कफोर्स है, कितनी वर्कफोर्स, 75% वर्कफोर्स है वो रूरल बेस्ड है, यानी कि ये जो वर्कर्स है वो कहाँ से है, रूरल एरिया से है, गाँव से है। सिंपल सा है, गाँव के अंदर क्या है, पोवर्टी है, गरीबी है। ये गरीबी लोगों को कंपेल करती है, कंपेल मतलब प्रेशराइज करती है कि लोग कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट ढूंढे, कुछ ना कुछ तरह का काम करे। गाँव में गरीबी है, गरीबी लोगों को प्रेशराइज करती है कि वहाँ पर लोग एजुकेशन पर फोकस ना करें, एजुकेशन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट ढूंढे। अब ये कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो सकता है, खुद के खेतों पर काम करना, दुकान के अंदर काम करना, फिशिंग करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा कर देना, कुछ भी ये काम हो सकता है। तो इस तरह से गांव के अंदर पॉवर्टी ज्यादा है। दिस इज द रीजन, गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हैं, काम धंधा कर रहे हैं, तो गांव के अंदर वर्कफोर्स ज्यादा है, वहां का पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है। वही लिखा है, बल्क ऑफ आर पॉपुलेशन वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। पॉवर्टी कंपेल पीपल इन रूरल एरियाज टू एंगेज देमसेल्फ इन एम्प्लॉयमेंट। और लोग जो हैं वो गाँव में बेसिकली क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, अलाइड यानी कि रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया फिशिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, छोटी मोटी दुकान पर काम करना, सिलाई वगैरह, किसी की यहाँ पर एज अ मेड काम करना। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी गाँव के अंदर काम कर रही है, फिर भी ये जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आया, जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, तो लेस प्रोडक्टिव जॉब्स करते हैं, इन्हें उस काम के लिए कम पैसा मिलता है, तो जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम है। 75% वर्कफोर्स हमारी रूरल एरिया से बिलोंग करती है, लेकिन इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम है। वही लिखा है, लो प्रोडक्टिविटी है, लेस पेड जॉब्स ये करते हैं, घर में काम वगैरह करना, फार्म्स पर काम करना, देयर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज लेस देन 20%। पहला रीजन समझ में आ गया। दूसरी हमारी बात क्या थी कि फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज हमारे देश में बहुत कम है। जितने भी वर्कर्स है उसमें से 77% मेल्स हैं, फीमेल सिर्फ कितनी है, 23% है। और ये चीज शहरों में और भी कम है। गाँव में तो फिर भी 25% फीमेल्स काम कर रही है, शहरों में तो सिर्फ 20% फीमेल्स ही है जो काम कर रही है। रीजन क्या है, तो वाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो, ओवरऑल फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज कम क्यों है, एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में और भी कम क्यों है। तो पहली बात तो फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, शहरों से अच्छी एजुकेशन मिल रही है वहाँ पर लड़कियों को, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल रिमोट एरियाज में गाँव में जाओगे तो आप देखोगे आज भी फीमेल एजुकेशन बहुत कम है। बच्चियों को स्कूल से निकाल लिया जाता है, ड्रॉप आउट्स होते हैं, उनकी शादी करा दी जाती है। मतलब ये इमेज देखकर आप थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हो सकता है थोड़े से इमोशनल भी हो जाओ। बच्ची ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है और साथ में वो शादी वाला पूरा गेटअप है। तो फीमेल एजुकेशन आज भी हमारी कंट्री में इट इज़ स्टिल अ फार क्राई, बहुत पीछे है। फीमेल एजुकेशन कम होगी तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज अपने आप कम हो जाएगी। अर्बन एरियाज, अगर हम शहरों की बात करें तो एक फीमेल को काम करना है या नहीं करना है वो शायद उसका खुद का डिसीजन हो ही नहीं पाता, वो डिसीजन उसके फैमिली के होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाओगे, आपके यहाँ पर बहुत सारी भाभी होंगी, मासी वगैरह होंगी जो बहुत एजुकेटेड है, लेकिन उन्हें जॉब करनी है या नहीं करनी है ये डिसीजन उनकी फैमिली लेती है। फादर लेते हैं, इन लॉस लेते हैं, हस्बैंड लेते हैं।
तो जॉब वर्क फॉर विमेन इज गवर्न्ड बाय फैमिली डिसीजन। होता है ना कि बच्चे संभाल लो, हमारे घर में पैसे की कमी थोड़ी ना है, आपको जॉब करने की क्या जरूरत है, इस तरह का। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। बंदी एमबीए करके बैठी है, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज वेस्ट जा रही है। हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग विमेन इन रूरल एरियाज इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। लेकिन रूरल एरियाज के अंदर फिर भी 25% फीमेल्स काम कर रही हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन रूरल एरियाज के अंदर क्या है, पॉवर्टी है। वो पॉवर्टी वहां के लोगों को प्रेशराइज करती है कि जो फीमेल्स है वो एजुकेशन छोड़ें, कुछ ना कुछ काम करें। लो पेड लेस प्रोडक्टिव जॉब्स वो करती है, जैसे घर में किसी के घर में कपड़े वॉश कर दिए, बर्तन धो दिए, झाड़ू पोछा कर दिया, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर लिया, खेतों पे काम कर लिया। सो फीमेल्स आर इंगेज्ड इन लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब्स इन रूरल एरियाज, ताकि सिर्फ वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट कर सके, क्योंकि वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोशल बैकवर्डनेस भी शो कर रहा है, हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी शो कर रहा है। इकोनॉमिक मतलब पूरा का पूरा पैसे से रिलेटेड है। फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कम है काम के अंदर। अगर ये फीमेल्स भी पार्टिसिपेट करती तो ये देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती, हमारा देश और आगे उठता, पैसा बढ़ता, नेशनल इनकम बढ़ती। इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड हैं। और सोशल बैकवर्डनेस मतलब फीमेल एजुकेशन बहुत कम है हमारे देश के अंदर। फीमेल को काम करना है या नहीं करना है, डिसीजंस फैमिली ले रही है। तो ये हमारी सोशल बैकवर्डनेस शो कर रहा है कि हमारी सोच कितनी पीछे है। समझ पा रहे हो? तो ये हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली। यहाँ पर आपको डेटा याद नहीं रखना। ये जो दो मैंने आपको बातें बताई है ना, मोस्टली हमारी वर्कफोर्स रूरल बेस्ड है, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको पॉवर्टी बता दिया। फीमेल वर्कर्स कम हैं और अर्बन एरियाज में और भी कम है, रूरल एरियाज में थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि पॉवर्टी है। ये रीजंस आपको पता होने चाहिए। चमक गया अच्छे से? अब देखो आगे हम बात करते हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कि ऊपर तो क्या लिखते हैं, वर्कर्स, वर्कर्स को ही हम वर्कफोर्स भी बोलते हैं। नीचे आता है हमारे पास में टोटल पॉपुलेशन, मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जो वर्कर्स हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी को रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बोलते हैं। कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रपोर्शन, कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, ये रेशियो है किसका, वर्कफोर्स और टोटल पॉपुलेशन का। क्योंकि ऊपर वर्कर्स आ गए मतलब वर्कफोर्स, नीचे टोटल पॉपुलेशन, इसी का दूसरा नाम है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। कि टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रपोर्शन, कितना हिस्सा ऐसा है जो वर्कर्स हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से देखना, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वही रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों की बात कर रहे हैं। अगेन टेबल याद नहीं रखनी, बस आपको टेबल को समझना है। देखो सबसे पहले रूरल एरियाज की बात करते हैं, गाँव की। तो गाँव के अंदर 51.7% मेल्स ऐसे हैं जो वर्कर्स हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी जो नहीं कर रहे वो अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, उसमें बच्चे भी आ गए जो मेल्स हैं, उसमें बुजुर्ग मेल्स भी आ गए। ठीक है, 51.7% मेल्स ऐसे हैं जो काम करते हैं। और फीमेल्स की बात करें 17.5% फीमेल्स ऐसी हैं जो काम करती हैं। ठीक है, 17.5% फीमेल्स ऐसी हैं जो काम करती है। मतलब देखकर समझ में आ रहा है फीमेल्स बहुत कम काम करती है, वो हाउस होल्ड वर्क ही करती हैं। अर्बन एरिया शहरों में 53% मेल्स काम कर रहे हैं। मतलब रूरल एरियाज से अगर हम कंपेयर करें तो अर्बन एरियाज में मेल्स थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहे हैं। रूरल एरियाज में 51.7% मेल्स, अर्बन एरियाज में 53। वहीं अर्बन एरियाज के अंदर अगर फीमेल्स की बात करें तो सिर्फ 14.2% फीमेल्स ही काम करती हैं। मतलब रूरल एरियाज में तो फिर भी 17.5% फीमेल्स काम कर रही हैं, अर्बन एरियाज में ये जो नंबर है ये और कम है। समझ में आ गया? तो यहां से हमें कंक्लूजन मिला कि फीमेल चाहे रूरल एरियाज हो चाहे अर्बन एरियाज हो, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कम है काम के अंदर, वर्कफोर्स के अंदर। और अर्बन एरियाज में ये और भी कम है, रूरल एरियाज में थोड़ा ज्यादा क्यों है, क्योंकि गांव में पॉवर्टी है। समझ में आ गया? ओवरऑल अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है 35% पॉपुलेशन जो है वो वर्कर्स है, यानी कि वो काम कर रहे हैं। और अर्बन एरियाज के अंदर 33.9% जो पॉपुलेशन है वो वर्कर्स हैं। मतलब रूरल एरियाज में 35%, 35% लोग काम कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में सिर्फ 33.9% लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर लोगों के पास में पैसा है, लोग काम कम करते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई ज्यादा कराते हैं, लोग एजुकेशन वगैरह ले रहे हैं। समझ में आ गया? टोटल देखो, टोटल हमारे देश में जितने भी मेल्स है उसमें से 52% मेल्स काम करते हैं, फीमेल्स टोटल 16.5% फीमेल्स काम करती हैं।
और ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन की बात करें, चाहे इसमें रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, मेल्स फीमेल सब आ गए, देश की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 34.7% लोग ऐसे हैं जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं। अब इससे क्या समझ में आना, देखो बहुत आराम से देखना, हमारे देश की 100% पॉपुलेशन है, 100 में से 34.7 मतलब 35 ही हो गया, 35% लोग ही ऐसे हैं जो कौन है, वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं। तो 100 में से 35 गया, कितना बचा, 65, मतलब 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं 35 पर डिपेंडेंट है। 35% लोग ही काम कर रहे हैं, तो बचे हुए 35 पर ही डिपेंडेंट है ना अपना पेट भरने के लिए। तो डिपेंडेंसी रेट बहुत ज्यादा है, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। पहली चीज, ये एक्सप्लेनेशन आपको समझनी है कि अगर देश में सिर्फ 34.7% लोग ही काम कर रहे हैं तो बाकी बचे हुए इन पर डिपेंडेंट है। समझ में आया, हाई डिपेंडेंसी रेशियो है तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत लो है। कितना है, लगभग 34.7, कितना है, 34.7% है। इट इम्प्लाइज नॉट मैनी पीपल आर इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये शो कर रहा है कि बहुत सारे लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ये 35% पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है। सेकेंड है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में 35% लोग काम करते हैं, अर्बन एरियाज में से 33.9% लोग ही काम करते हैं। तो रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन लोगों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। क्यों, क्योंकि पॉवर्टी इन्हें कंपेल करती है कि ये एजुकेशन छोड़कर काम में पार्टिसिपेट करें। तो पार्टिसिपेशन रेशियो तो अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है तो लेस प्रोडक्टिव जॉब्स कर रहे हैं, लो पेड जॉब्स कर रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। लार्जर पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, बट इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है। चमक गया। थर्ड है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर विमेन इन रूरल एरियाज। अगर हम अर्बन एरियाज में बात करें तो सिर्फ 14.2% फीमेल्स काम कर रही हैं, रूरल एरियाज में फिर भी 17.5% फीमेल्स काम कर रही हैं। ऐसा क्यों? रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इज हायर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर्ड विद अर्बन एरियाज। क्यों? हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग विमेन इन रूरल एरियाज इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड पोवर्टी। बार बार सेम बातें आ रही हैं, पोवर्टी है, फीमेल्स हैव टू अवॉइड एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन छोड़कर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती हैं। खेतों में काम कर ले, सिलाई बुनाई कर ले, डाइंग ब्लीचिंग वगैरह कर ले, दूसरों के घर में थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर ले, तो अपने आप गाँव के अंदर पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ जाता है। अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं होता, अर्बन एरियाज में इतनी गरीबी नहीं है तो पेरेंट्स अपनी बच्चों को एजुकेशन दिलवाते हैं। फीमेल्स आर इंगेज्ड इन लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब्स इन रूरल एरियाज और इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, कम है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक साइकिल चलता है, जॉब्स विदाउट एजुकेशन। गांव में लोग क्या कर रहे हैं, बिना एजुकेशन के जॉब कर रहे हैं, 5वीं पढ़े हैं, 3rd तक पढ़े हैं, 10th तक पढ़े हैं, लेस प्रोडक्टिव जॉब्स मिलेंगी। पढ़े लिखे नहीं हो तो काम भी ऐसा ही मिलेगा, मजदूरी वाला काम मिलेगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर लेस प्रोडक्टिव जॉब, जहां पर बंदे को वेजेस भी कम मिलेंगी, यानी कि तनख्वाह भी कम मिलेगी, महीने के 8,000 10,000 रुपए। अगर उसे कम तनख्वाह मिल रही है तो अपने आप उसकी फैमिली को भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन हो जाता है, फैमिली को कुछ काम करना पड़ेगा, बच्चों को काम करना पड़ेगा एजुकेशन छोड़कर, ताकि वो अपनी को फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। सो हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन हो जाता है अपने आप टू मेक अ सस्टेनेबल लिविंग। फैमिली के दूसरे लोगों को काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो अगेन ये लोग फिर पढ़ेंगे नहीं, ये लोग काम करेंगे, वही जॉब्स विदाउट एजुकेशन, लेस प्रोडक्टिव जॉब, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। चमक गया अच्छे से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जहां पर आपको डेटा याद नहीं रखना, सिर्फ आपको डेटा को समझना है, जैसा मैंने समझाया, पॉइंट्स। आगे देखो, अब हम बात करते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक आता है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ विमेन वर्कर्स इन द कंट्री। हम लोगों ने देखा था हमारे देश की जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें से 77% तो कौन है, मेल्स हैं, और फीमेल्स सिर्फ कितनी है, जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें से सिर्फ 23% ही फीमेल्स हैं। तो फीमेल वर्कर्स का ये नंबर इतना कम क्यों है, इसका इतना अंडर एस्टिमेशन क्यों रखा है हमारे देश के अंदर? देखो, पहला तो है बहुत सारी हमारे देश में औरतें ऐसी हैं, मेरी मदर हैं, आप लोगों की भी मदर होंगी, जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो घर में बहुत सारे काम कर रही हैं। सुबह 5 बजे उठती हैं, आपका ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, दिन की चाय, रात का खाना, बीच बीच में स्नैक्स हैं, कपड़े भी हैं, बर्तन भी है, साफ सफाई भी है, सब कुछ करती है। तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं,
जो बहुत सारी अपनी हाउस होल्ड सर्विसेज दे रही है, सब कुछ कर रही है, इस इमेज को आप देखो, बच्चों को पाल भी रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इसके लिए उन्हें पे नहीं करा जाता। और शायद वो जो ये काम कर रही है उसकी वैल्यू निकालना भी पॉसिबल नहीं है। वो जो अपनी सर्विसेज दे रही है इसकी मार्केट वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है, तो इन्हें हम वर्कर्स में काउंट नहीं करते। इन्हें इस काम के लिए पे नहीं करा जा रहा, तो इन्हें हम वर्कर की तरह काउंट भी नहीं करते। तो अपने आप फीमेल्स का ये जो नंबर है वो कम है वर्कफोर्स के अंदर। सोचो अगर इन्हें भी हम पे करने लग जाते तो 100% हमारे देश की औरतें काम कर रही हैं, क्योंकि सारी फीमेल्स काम करती हैं। तो विमेन रेंडरिंग हाउस होल्ड सर्विसेज आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्कर्स. This is because they are not paid for it and it is difficult to calculate market value of services rendered by the housewives. Easy peasy हो गया। दूसरी बात ये है कि देखो, अगर एक आदमी खुद के खेत पर काम करता है ना, तो उसे हम वर्कर बोलते हैं। अगर पापा खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं उन्हें हम वर्कर बोलेंगे। लेकिन वो फीमेल्स जो गांव के अंदर अपने खेतों पर काम करती हैं उन्हें हम कभी भी वर्कर की तरह नहीं देखते। समझ पा रहे हो? वो औरतें जो अपने खुद के खेतों पर काम करती हैं, अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करती हैं, फादर को सपोर्ट करती हैं, उन्हें हम वर्कर्स में काउंट नहीं करते। आदमी कर रहा है उसे हम वर्कर में काउंट करेंगे, क्योंकि पुराने दौर से ऐसा ही चलता आ रहा है। वहीं अर्बन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर, वो फीमेल्स जो अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, हस्बैंड के बिजनेस को, इन लॉज के बिजनेस को, फादर के बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, उन्हें भी हम वर्कर्स में काउंट नहीं करते, बिकॉज दे आर पेड नथिंग फॉर दैट। उन्हें उसके लिए कुछ पे नहीं करा जा रहा, तो उन्हें हम वर्कर्स की तरह काउंट भी नहीं करते। और साइड बाय साइड वो अपनी हाउस होल्ड सर्विसेज भी दे रही हैं, होम मेकर्स भी हैं। तो विमेन वर्किंग ऑन फार्म्स इन रूरल एरियाज एंड इन फैमिली बिजनेस इन अर्बन एरियाज आर नॉट ट्रीटेड एज वर्कर्स. उन्हें हम वर्कर्स की तरह ट्रीट नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट पेड फॉर इट। लेकिन अनपेड मैन, अगर आदमी काम कर रहा है तो उसे हम वर्कर की तरह काउंट करते हैं, क्योंकि पुराने दौर से ऐसा ही चलता आ रहा है। दिस इज द रीजन फीमेल्स का जो नंबर है वो कम है। सिर्फ 23% फीमेल्स ही हम मानते हैं कि वो वर्कर की तरह काम कर रही हैं। इस नंबर का क्या हो चुका है? अंडर एस्टिमेशन हो गया है। इसे हम लोगों ने कम वैल्यू करा है। समझ में आ गई बातें? आगे देखो, अब बात हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। पहले हम रीजन के बेसिस पर देखेंगे, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, देन हम जेंडर के बेसिस पर देखेंगे, मेल्स फीमेल्स। तो हमें पता है 3 तरह के वर्कर्स होते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। आपने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। मैं मेरा एग्जांपल ले रही हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। डॉक्टर जो खुद के क्लिनिक में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, एक फार्मर जो खुद के खेत में काम कर रहा है, ये सबसे मेन एग्जाम्पल है जो हमारा काम में आएगा। एक फार्मर है जो अपने खेत में काम कर रहा है, उसने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। आप में से बहुत सारों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी खुद की ग्रॉसरी शॉप है, या फिर खुद की कपड़ों की दुकान है, केमिस्ट हैं, वो दवाइयों की दुकान है, कॉस्मेटिक शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है। मेरे फादर हैं, उनका खुद का फर्नीचर का बिजनेस है, ही इज ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर आते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जिन्हें हर महीने सैलरी मिल रही है, जिनका एनुअल पैकेज होता है, मतलब जो लोग बैंक्स में काम करते हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं, वो कौन है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं। कैजुअल वेज लेबरर्स भी हायर्ड में ही आते हैं, ये दोनों हायर्ड में ही आते हैं। लेकिन कैजुअल वेज लेबरर्स वो होते हैं जिन्हें डे के अकॉर्डिंग पे करते हैं। जैसे फर्नीचर शॉप में जो कारपेंटर काम कर रहा है उसे डेली के अकॉर्डिंग पे करेंगे। ग्रोसरी शॉप पर जो एक भैया काम करते हैं छोटू, वो कौन है? कैजुअल वेज लेबरर। और जो वेटर्स वगैरह होते हैं वो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, क्योंकि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं है, हर महीने की सैलरी नहीं मिलती, इन्हें डे के अकॉर्डिंग पे करते हैं। प्रॉपर अटेंडेंस लगती है स्कूल की तरह की, आज आया है तो आज की तनख्वाह मिलेगी, कल नहीं आएगा तो कल की तनख्वाह नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वर्कर्स काम करते हैं। समझ में आ गया? अब हम सबसे पहले रीजन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज। देखो, अर्बन एरिया शहरों की अगर हम बात करें तो शहरों में 47% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर काम करती है? वो काम करती है एज अ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, यानी कि बैंक्स में, ऑफिसेज में, एमएनसीज के अंदर। शहरों में तो ऐसा ही होता है। शहरों में थोड़ी ना ज्यादातर फार्म्स है कि लोग अपने खेतों पर काम करें। शहरों में ज्यादातर लोग बैंक्स, ऑफिसेज, एमएनसीज वगैरह में काम करते हैं, वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बैंगलोर में रहती हूँ तो यहाँ पे तो मोस्टली सब लोग आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, सारे लोग सैलरीड एम्प्लॉयज हैं। फिर सेकंड नंबर पर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। ये लोग वो हैं जिन्होंने खुद का कोई दुकान खोल रखी है। शहरों में खेती कम होती है, इन लोगों ने अपनी कोई दुकान खोल रखी है, ग्रोसरी शॉप्स, चाय की दुकान है, कपड़े की दुकान है, स्टेशनरी शॉप है, कुछ ना कुछ। और लास्ट आते हैं 15% वर्कर्स जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, जो ये समझ लो कि आप कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर जो मजदूर काम कर रहे हैं। समझ में आ गया?
रूरल एरियाज में अलग किस्सा है। रूरल एरियाज में 58% लोग जो हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, क्योंकि ये खुद के फार्म्स पर काम कर रहे हैं। गाँव के अंदर तो लोग खुद के खेतों पर काम करते हैं, या फिर एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, दूध बेचकर पैसा कमाते हैं, फिशिंग करते हैं, ये काम करते हैं। सेकेंड नंबर पर जो लोग हैं वो कौन है? कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर काम कर रहे हैं, किसी के और के यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिन्हें डेली के अकॉर्डिंग वेजेस मिलती है। और लास्ट आता है इसमें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, क्योंकि गाँव में ऑफिस, बैंक्स, एमएनसीज बहुत कम है। समझ में आ गया? तो वही लिखा है, अर्बन एरियाज के अंदर परसेंटेज ऑफ रेगुलर सैलरीड वर्कर्स इज हाईएस्ट बिकॉज पीपल लुक फॉर स्किल्ड जॉब्स। लोग स्किल्ड जॉब, एसी में बैठकर काम करना चाहते हैं ऑफिस, फैक्ट्रीज, बैंक्स और एमएनसीज के अंदर। रूरल एरियाज के अंदर परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इज हाईएस्ट, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, फार्मिंग के अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। वहां पर लोग अपने खुद के फार्म्स पर ही काम करना प्रेफर करते हैं। सो पीपल वर्क ऑन फैमिली फार्म्स एज सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज ज्यादा है। द प्रपोर्शन ऑफ कैजुअल वर्कर्स इज हायर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर कैजुअल वेज लेबरर्स का जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। रीजन सिंपल सा है, गांव के अंदर ज्यादातर लोग कहाँ पर काम करते हैं? फार्म्स पर काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। लेकिन एग्रीकल्चर एक सीजनल बिजनेस है। फार्मर सोइंग के टाइम पर जब बीज बो रहा है एम्प्लॉयड है, जब फसल बनकर तैयार होगी, हार्वेस्टिंग करेगा, कटिंग करेगा, तब वो एम्प्लॉयड है। लेकिन बाकी के टाइम पर, ऑफ सीजन के टाइम पर तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। फिर अनएम्प्लॉयड हो गया, बेचारा फार्मर है, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहाँ पर काम करेगा? तो वो ऐसा कैजुअल वर्कर कहीं पर काम करने लग जाता है दिहाड़ी के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रोड वगैरह बना रहा है, फैक्ट्री में, इस तरह का काम करने लग जाता है। किसी और की दुकान पर काम कर लिया। तो वही एग्रीकल्चर इज सीजनल इन नेचर एंड जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। बाकी टाइम पर जब फार्मर अनएम्प्लॉयड है तो वो एज अ कैजुअल वर्कर कहीं पर काम करने लग जाता है। दिस इज द रीजन कि रूरल एरियाज में कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा है। समझ में आ गया? डेटा याद नहीं रखना, सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। तो ये तो हम लोगों ने रीजन के अकॉर्डिंग देखा, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। अब हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? जेंडर के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जेंडर की बात करते हैं, मेल्स फीमेल्स। वही है, कैजुअल वेज लेबरर्स, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड। चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, अब इसमें दोनों आ गए, इसमें रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों हैं। मेल्स फीमेल्स दोनों आप देख लो, ज्यादातर क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेल्स भी सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है और फीमेल वर्कर्स भी सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें रूरल एरियाज भी इंक्लूड, और रूरल एरियाज के अंदर ही हमारी मोस्टली वर्कफोर्स है। हमारी मोस्टली वर्कफोर्स 75% वर्कफोर्स जो है वो रूरल बेस्ड है। और गांव में लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। फिर मेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल वेज लेबरर्स दोनों बराबर से हैं, बराबर हैं। लेकिन फीमेल्स के अंदर सेकेंड नंबर पर आता है कैजुअल वेज लेबरर्स और थर्ड नंबर पर आता है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, चाहे वो मेल्स और फीमेल्स हो। 52% है, 50% से ज्यादा मेल्स क्या है हमारे देश में? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ऐसा क्यों? पहली बात तो हमारे देश में लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास में स्किल्स भी नहीं है। स्किल्स नहीं है तो कोई और उन्हें नौकरी क्यों देगा? ऑफिस में थोड़ी ना जॉब मिलेगी, तो उन्हें खुद को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। इट मीन्स लो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स फॉर वेज जॉब्स, उन्हें खुद को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है फार्म्स वगैरह पर। सेकेंड है, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ पर जॉब्स उतनी ज्यादा नहीं है, बैंक्स ऑफिस में इतनी जॉब्स नहीं है। हमारे देश में तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो लोगों को खुद का कुछ काम करना पड़ता है। खेतों पर काम करते हैं, छोटा मोटा दुकान वगैरह खोल लेते हैं, फिशिंग वगैरह कुछ ना कुछ करते हैं। और हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी ऐसा है, मान लो एक इंसान है जो रूरल एरिया में रह रहा है और उसको मान लो किसी अर्बन एरिया के अंदर एक अच्छी जॉब मिल रही है, लेकिन सोशल एनवायरनमेंट, फैमिली का प्रेशर ऐसा होता है कि भैया मत जाओ, हाँ कम कमा लेंगे लेकिन पास में ही रहो। मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स कम है, यानी कि जो वर्कर्स मूव करते हैं ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो चीज कम है। फैमिली वालों का होता है अरे कम कमा लेंगे लेकिन पास में ही रहो, क्या जरूरत है शहरों में जाने की, तो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स भी लो है। अमंग फीमेल परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इज बिट हायर, हम लोगों ने देखा था फीमेल्स के अंदर
कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज लो लेवल ऑफ एजुकेशन, हमारे देशों में फीमेल एजुकेशन बहुत पीछे है, एजुकेशन नहीं लेंगे फिर भी पॉवर्टी इतनी है, पॉवर्टी प्रेशराइज करती है औरतों को कि वो कुछ ना कुछ काम करें, तो वो कुछ ना कुछ काम कैसा करती है, दूसरों के यहाँ पर एज अ मेड काम कर लेंगी। अब एज अ मेड काम कर रहे हैं वो किस में आता है, कैजुअल वेज लेबरर्स में ही आता है ना। मेड जो होती है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज थोड़ी ना है, उनका एनुअल पैकेज वगैरह थोड़ी ना होता है, वो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एज अ मजदूर काम कर लेती हैं। तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हाई कंपल्शन फॉर जॉब्स पुट दैम अंडर अ प्रेशर टू एट लो वेज एज कैजुअल वेज लेबरर्स, तो उन्हें एज अ कैजुअल वेज लेबरर काम करना पड़ता है। विमेन इन रूरल एरियाज फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और गाँवों के अंदर औरतें सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं। क्यों है, क्योंकि सिंपल सा है, चाहे औरतें हो चाहे मेल्स हो सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा है। गाँव के अंदर फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा है क्योंकि वो कुछ सिलाई विलाई कर लेती हैं, डाइंग कर लेती हैं, कपड़ा बुनना, स्वेटर वगैरह बनाना हो गया, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन जिसे बोलते हैं, वो इस तरह के काम करके सेल्फ एम्प्लॉयड है। समझ में आ गया। आगे देखो, अब आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मैम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मतलब हमारे जितने भी देश में वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स 3 सेक्टर्स में काम करते हैं बच्चा। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्चरी सेक्टर। हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है वो 3 सेक्टर्स में काम कर रही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी। तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, कितनी परसेंट सेकेंडरी सेक्टर में है, कितनी परसेंट टर्चरी सेक्टर में है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही बोला जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, फार्मिंग आता है, फिशिंग आता है, माइनिंग आता है। प्राइमरी सेक्टर से बेसिकली हमें क्या मिलता है, ये समझ लो रॉ मटेरियल मिलता है। क्या मिलता है? रॉ मटेरियल। फिर सेकेंडरी सेक्टर में उस रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करा जाता है, फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करा जाता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर से मान लो गेहूं मिल गए, वीट मिल गया, फिर सेकेंडरी सेक्टर में उस वीट से बिस्किट्स बनाए जाएंगे, ठीक है, पैनकेक्स बनाए जाएंगे, कुकीज बनाई जाएंगी। तो सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर से मान लो गन्ना मिल गया, शुगर केन, शुगर केन से शुगर बनाने का काम किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो प्राइमरी में तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, इस तरह की चीजें आ गई। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, पावर सप्लाई हो गई, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह भी सेकेंडरी में आया। और लास्ट में सर्विसेज, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। तो ये ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सारी सर्विसेज किस में आती हैं, टर्चरी के अंदर। तो हमारी वर्कफोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने लोग प्राइमरी में है, कितने लोग सेकेंडरी में है, कितने लोग टर्चरी में है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। चमका। अब देखो यहां पर वही परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ग्रीन वाला प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्चरी सेक्टर। तो हमारे देश में 44.6% लोग ऐसे हैं जो कौन से सेक्टर में हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर हैं। बेसिकली ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज दोनों इंक्लूड है। रूरल एरियाज के अंदर ज्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं। फिर 31% पॉपुलेशन हमारी कौन सी है, टर्चरी सेक्टर के अंदर है, यानी कि ये लोग बैंक्स में, ऑफिसेज में, इंश्योरेंस कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में, टीचर्स वगैरह हैं। आईटी सेक्टर हो गया हमारा। तो ऐसा बेसिकली क्यों हो रहा है, अर्बन एरियाज की वजह से। अर्बन एरियाज में ज्यादातर लोग टर्चरी सेक्टर में हैं। और थर्ड नंबर पर आता है हमारा कौन सा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, 44.6% हमारी वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर के अंदर है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में यार अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं है। समझ में आ गया। मोस्टली हमारी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी इज वेरी लो। ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर शो करता है, ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में है, ये शो करता है कि आज भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पा रहा। ये कहीं ना कहीं इन दोनों का फेलियर शो करता है। तो वही लिखा है, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर शोज दैट सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्चरी सेक्टर हैव फेल्ड टू जनरेट एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज। और थर्ड है, सेकेंडरी सेक्टर इज लैगिंग बिहाइंड टर्चरी सेक्टर। लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे रह गया। सेकेंडरी सेक्टर तो टर्चरी सेक्टर से भी पीछे है। टर्चरी में फिर भी 31% लोग हैं, सेकेंडरी में सिर्फ 24.4% लोग हैं। तो ये शो करता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बावजूद भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर
लीडिंग रोल नहीं ले पाया, हमारा टर्चरी सेक्टर ने सेकेंडरी सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। समझ में आ गई बातें? अब देखो वही रूरल और अर्बन वर्कफोर्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब उसी की बात करें, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की ही हम यहाँ पर बात करें रूरल और अर्बन के अकॉर्डिंग। देखो गांव की बात करें, रूरल वर्कफोर्स की बात करें तो गांव के अंदर 59.8% मतलब लगभग 60% लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। नंबर 1 पर प्राइमरी। सेकेंड नंबर पर लोग काम कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या फिर फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे होंगे, अनस्किल्ड काम। और लास्ट में थर्ड नंबर पर आता है हमारा टर्चरी सेक्टर, क्योंकि गांव में इतने बैंक्स वगैरह नहीं है, आपको पता है। अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो 59.1 मतलब 60% लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? टर्चरी सेक्टर के अंदर। लोग ऑफिस में, बैंक्स में, एमएनसीज में काम कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पर लोग सेकेंडरी सेक्टर यानी कि फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे हैं। और थर्ड नंबर पर आते हैं लोग जो कौन से सेक्टर में हैं? प्राइमरी सेक्टर में हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में उतने गांव वगैरह ही नहीं है। समझ पा रहे हो? समझ में आ गया होगा, उल्टा हो गया है। रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, अर्बन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा लोग टर्चरी सेक्टर के अंदर है। तो वही एक्सप्लेनेशन है, इन अर्बन एरियाज मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन टर्चरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन रूरल एरियाज में प्राइमरी सेक्टर है मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इन अर्बन एरियाज टर्चरी सेक्टर इज टेकिंग अ लीड ओवर सेकेंडरी सेक्टर। अर्बन एरियाज में टर्चरी सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर से आगे है। टर्चरी सेक्टर में 60% लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 34.3% लोग ही हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरह की चीजें किसमें आती है? टर्चरी सेक्टर के अंदर। ये सारी चीजें फास्टर रेट से ग्रो कर रही हैं एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। रूरल एरियाज के अंदर 59.8% हमारी जो वर्कफोर्स है वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर है, क्योंकि गाँव के अंदर लोग फार्म्स पर काम करते हैं। गाँव में नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, वहां पर बैंक्स, ऑफिसेस, इस तरह की चीजों की कमी है। समझ गया अच्छे से? आगे देखो, अब हम मेल्स और फीमेल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पीछे हम लोगों ने रीजन के अकॉर्डिंग बात करी थी, अब मेल फीमेल की बात करते हैं। मेल वर्कर्स की बात करते हैं। 40.7% मेल्स कौन से सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर में है, क्योंकि इसमें रूरल और अर्बन एरियाज दोनों आ गए। तो रूरल एरियाज की वजह से ऐसा हो रहा है कि 40% मेल्स जो है वो कहाँ पर है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। देन 32% जो मेल्स हैं वो कौन से सेक्टर में है? टर्चरी में है। और 26% कौन से में है? सेकेंडरी के अंदर है। और फीमेल्स की बात करें तो 57.1% फीमेल्स प्राइमरी सेक्टर के अंदर हैं। अब ये क्या कर रही होंगी? बेसिकली ये फार्मिंग कर रही है, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन इसके अंदर आ रही है। सेकेंड नंबर पर टर्चरी सेक्टर के अंदर, ये अर्बन एरियाज की वजह से हो रहा होगा। अर्बन एरियाज में तो फीमेल्स करती हैं ऑफिस में काम। और थर्ड नंबर पर हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? ह्यूज परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। अभी हम लोगों ने देखा 57.1% फीमेल्स जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हैं, क्योंकि रूरल एरियाज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज भी आती है इसमें, फिशिंग आती है, माइनिंग आती है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह आती हैं, क्योंकि गाँव के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है। और सेकेंड है, मोबिलिटी ऑफ विमेन इन रूरल एरियाज इज वेरी लो। एक महिला है, पढ़ी लिखी है, रूरल एरिया के अंदर रहती है, इसकी अच्छी खासी जॉब लग रही है अर्बन एरिया के अंदर, फैमिली वाले जाने नहीं देंगे। क्यों जाना है? बच्चों को संभालो, पास में ही काम कर लो, कम खा लेंगे, कम कमा लेंगे, लेकिन दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो मोबिलिटी ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज इज वेरी लो। दे आर अनविलिंग टू माइग्रेट फॉर आउटसाइड जॉब्स। ये दूसरी जगह पर काम करने को तैयार नहीं है, माइग्रेट करने को तैयार नहीं है। दे प्रेफर टू डू जॉब्स क्लोज टू देयर होम इवन एट लो वेज रेट। ये अपने घर में या घर के बाहर, घर के आसपास काम करने को तैयार हैं, चाहे पैसा कम मिल जाए, लेकिन माइग्रेट होने को तैयार नहीं है। समझ में आ गया? परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो हाई, क्योंकि मैंने बता दिया लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं, इसमें रूरल एरियाज भी इंक्लूड है ना, रूरल एरिया भी इंक्लूड है। और गांव के अंदर लोग फार्म्स पर काम करते हैं, एग्रीकल्चर के बाहर उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। समझ में आ गया? चमक गया अच्छे से, काफी कुछ हो गया। वन शॉट में मैं सब कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर लग रहा है वाकई में लेक्चर अच्छा है, सब सारी चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज कमेंट कर देना। मतलब मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, कुछ नहीं जाएगा, एक छोटा सा कमेंट कर देना, इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। आगे देखो बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कि हमारी जो टोटल वर्कफोर्स है वो कितनी परसेंट पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, कितनी सेकेंडरी में है, कितनी टर्चरी में है। इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंज आया है, लेकिन ये जो चेंज है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है,
उतना सफिशिएंट चेंज नहीं आया जितना चेंज आना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था कि धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर के अंदर पॉपुलेशन कम हो, टर्शरी सेक्टर में पॉपुलेशन बढ़ती जाए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये चेंज उतना नहीं आया, सिर्फ मॉडेस्ट है, थोड़ा सा चेंज है। सो देयर हैड बीन अ मॉडेस्ट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जैसे मैं दिखाती हूँ 1950-51 का डेटा है, आज़ादी के बाद का डेटा है, ये 2017-18 का डेटा है। तो देखो पहले 72.72% पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में थी? प्राइमरी सेक्टर। नंबर 1 पर प्राइमरी सेक्टर था, सेकंड नंबर पर था हमारा टर्शरी सेक्टर और थर्ड नंबर पर था हमारा सेकेंडरी सेक्टर, ऐसा था। अभी की बात करें, आज भी प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज कम हुआ है, स्टिल पहले नंबर पर तो प्राइमरी सेक्टर ही आ रहा है, दूसरे नंबर पर वही हमारा टर्शरी सेक्टर और तीसरे नंबर पर हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, 72 से हम 44 पर आ गए, लेकिन फिर भी आज भी आ तो प्राइमरी सेक्टर ही नंबर 1 पर रहा है ना। आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश, एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही कहलाता है। सो द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर इज नोटिसिएबल। हमें दिख रहा है कि हम प्राइमरी से सेकेंडरी पर शिफ्ट हो रहे हैं, प्राइमरी का परसेंटेज कम हो रहा है, बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। और देखो होता क्या है, जैसे जैसे एक देश प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर पर शिफ्ट करता है ना, तो हम मानते हैं कि वो देश ग्रो कर रहा है, उस देश की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है। लेकिन हमारे केस में ये जो चीज़ है वो इनसिग्निफिकेंट है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। सो ग्रेटर द शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ग्रेटर इज द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसा होता है। बट दिस चेंज इज इनसिग्निफिकेंट इन इंडियन इकोनॉमी। आज भी हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही है। इंडियन इकोनॉमी आज भी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एक भारत एक कृषि प्रधान देश ही कहलाता है। समझ में आया? तो चेंज हुआ है बट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, नोटिसिएबल है बट इनसिग्निफिकेंट है। चमका अच्छे से। अब देखो आगे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है मैम? देखो हमें पता है, हम हमारे आउटपुट को, देश के टोटल आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। हम हमारे आउटपुट को 2 तरह से बढ़ा सकते हैं, पता है? हमारा आउटपुट 2 तरह से बढ़ सकता है। पहला है ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर लो। मान लो एक बंदा काम कर रहा है, एक की जगह 2 काम करेंगे, 2 की जगह 4 काम करेंगे, जितने बंदे काम करेंगे उतना आउटपुट इंक्रीज होगा, उतना जीडीपी इंक्रीज होगा। तो पहला तरीका है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें, अपने आप आउटपुट बढ़ेगा। और दूसरा है हम प्रोडक्शन करने के लिए बेटर, एडवांस्ड और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग जाएं। ये भी तो एक तरीका हो सकता है, बेटर, एडवांस्ड और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग जाएं। अब हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू बेटर टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पा रही है, हमारा आउटपुट, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है विद द यूज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब हमारे देश की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है। इसलिए इस तरह की ग्रोथ को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। तो लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड इन 2 वेज। पहला है ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है बेटर टेक्नोलॉजी। इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग राइज इन जीडीपी। हमारा आउटपुट, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। क्यों? थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हो रही, हमारे देश में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब्स नहीं है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। Jobless growth is a situation when the level of output in the economy tends to rise. हमारा आउटपुट, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है ड्यू टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम इनोवेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, विदाउट एनी राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोई राइज देखने को नहीं मिल रहा। दिस इज द सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। समझ में आ गया? अब मैम इसके पीछे रीजंस क्या हैं? देखो पहली बात तो हमारे देश की जो ग्रोथ प्रोसेस है ये किसकी वजह से हो रहा है? एमएनसीज की वजह से हो रहा है। हमारे ग्रोथ प्रोसेस को एमएनसीज ने हाईजैक कर लिया है, मतलब ये जो ग्रोथ हो रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, ये एमएनसीज की वजह से हो रहा है। बैंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, नोएडा है, गुड़गांव है, इतनी सारी एमएनसीज है यहाँ पर। एमएनसीज के अंदर लोग काम कर रहे हैं और एमएनसीज काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, वो मैन पावर का यूज़ कम करती हैं। तो आउटपुट बढ़ रहा है विद द यूज़ ऑफ एफिशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट में कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा। सो ग्रोथ इज मूविंग फास्टर, देश की ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है। दिस इज जॉबलेस ग्रोथ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब देखो, अब मैं हाइड हो जाती हूँ।
अब हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। एक है कैजुअलाइजेशन, दूसरा है इनफॉर्मलाइजेशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला है कैजुअलाइजेशन। देखो हम लोगों ने पढ़ा था, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, एक होते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज और एक होते हैं कैजुअल वेज लेबरर्स। देखो जब हमारी वर्कफोर्स में कैजुअल वेज लेबरर्स का परसेंटेज बढ़ने लग जाए, इसे बोला जाता है कैजुअलाइजेशन। कैजुअल वेज लेबरर्स कौन है? जिन्हें डेली के अकॉर्डिंग पे करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर काम कर रहे हैं, कारपेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, हमारे आसपास में जो ग्रॉसरी शॉप में जो एक भैया हायर करे हुए होते हैं जो सामान वगैरह पकड़ाते हैं, वो हो गए। शॉप में वेटर्स हैं, साड़ी की दुकान पर जो साड़ी वगैरह दिखाते हैं जो बंदे होते हैं, ये कैजुअल वेज लेबरर्स हैं। तो जब हमारी टोटल वर्कफोर्स में कैजुअल वेज लेबरर्स का परसेंटेज बढ़ने लग जाए, इस सिचुएशन को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। और बहुत ही बकवास सिचुएशन है, क्योंकि कैजुअल वेज लेबरर्स को किसी भी तरह के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। कोई पीएफ का पैसा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, उनके लिए कोई लीव के रूल्स वगैरह कुछ नहीं है, ये कोई परमानेंट पेरोल पे नहीं होते। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम। समझ में आया? हमारी वर्कफोर्स के अंदर बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो कैजुअल वर्कर्स हैं, और ये जो परसेंटेज है ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर डेटा दे रखा है, डेटा आपको याद नहीं रखना। पहला लिखा है कैजुअली हायर्ड वर्कर्स, जो 1972-73 में इनका परसेंटेज था 23.2%, ये बढ़ के कितना हो गया है? 25%। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का परसेंटेज पहले था 61.4%, ये डिक्रीज होकर 52.2% हो गया, 10% से गिर गया। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज का परसेंटेज बिल्कुल बढ़ा है, ये 15% से बढ़ के कितना हो गया है? 22.8% हो गया है। हमें मेन ये याद रखना है कि कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, जो एक बहुत ही खराब सिचुएशन शो करता है, क्योंकि इन्हें किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। अब देखो कैजुअलाइजेशन हो क्यों रहा है? बल्क ऑफ आर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर फाउंड इन रूरल एरियाज। हमें पता है मोस्टली जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है वो कहाँ पर है? रूरल एरियाज के अंदर है। और रूरल एरियाज के अंदर ये लोग क्या करते हैं? अपने फार्म्स पर काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की बात करूँ, जिन्होंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, ये अपने फार्म्स पर काम करते हैं। बिकॉज देयर इज लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि गाँव में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। एक खेत है जिस खेत पर काम करने के लिए 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसी खेत पर फैमिली के 15 लोग काम कर रहे हैं। मतलब 5 लोगों से भी उतना ही काम होगा यार, खेत पर तो उतनी ही खेती होगी, उतना ही प्रोडक्शन होगा, 15 लोगों से भी उतना ही काम होगा। देखा जाए तो ये जो 10 वर्कर्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये दिखने में एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। दिखने में एम्प्लॉयड है, लेकिन इनकी वजह से अगर इनको हटा भी देंगे ना तो प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर ये लोग गाँव से माइग्रेट होकर कहाँ पर आते हैं? अर्बन एरियाज के अंदर आते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ये लोग अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, खेतों पर काम करने वाले लोग हैं। अनस्किल्ड रूरल वर्कर्स हैं। अनस्किल्ड है तो इन्हें कहाँ काम मिलेगा? ऑफिस में तो काम नहीं मिल सकता। फिर ये एज अ कैजुअल वर्कर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, किसी की दुकान पर, किसी हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, या फिर जो नॉर्मल स्टाफ होता है साफ सफाई करने वाले, इस तरह से ये काम करते हैं। और इसी से कैजुअलाइजेशन हो रहा है। हमारे देश में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। मतलब ये लोग माइग्रेट होकर रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। पहले ये खेतों पर काम करते थे, मतलब ये क्या थे? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स थे। अब धीरे धीरे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का परसेंटेज कम होता जा रहा है, ये माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, और कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इवन हमारे देश में आज जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, पढ़े लिखे वर्कर्स हैं, उन्हें भी कैजुअल वर्कर्स के तौर पर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर रेगुलर जॉब्स की कमी है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो लोग वही है एज अ वेटर काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ पर हाउस हेल्प के तौर पर काम कर रहे हैं, या फिर प्रेस वगैरह कर रहे हैं, किसी और के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं। तो स्किल्ड वर्कर्स भी जो है अर्बन एरियाज में, उन्हें रेगुलर जॉब्स नहीं मिल रही हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आर कंट्री। तो कैजुअलाइजेशन हो रहा है, कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। चमका अच्छे से। अगला आता है, देखो मैंने बताया 2 बातें हम पढ़ेंगे, पहला है कैजुअलाइजेशन, दूसरा है इनफॉर्मलाइजेशन, एंड बोथ द टॉपिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कैजुअलाइजेशन समझ में आ गया। सेकंड आता है इनफॉर्मलाइजेशन।
अब देखो इनफॉर्मलाइजेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखो फॉर्मल सेक्टर को ही हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखो फॉर्मल सेक्टर के अंदर एक तो सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं फॉर्मल सेक्टर के अंदर, ठीक है। प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी आते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी आते हैं, बट इसमें सिर्फ वही प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं जहां पर 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। समझ में आया? फॉर्मल सेक्टर को ही हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तो इसमें सारे के सारे आते हैं, लेकिन पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ वही आते हैं विच हायर 10 और मोर वर्कर्स, जहां पर 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस, सरकार वाले तो सारे आते हैं, प्राइवेट वाले सिर्फ वही आते हैं जहां पर 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखो जो वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उन वर्कर्स को हम बोलते हैं फॉर्मल वर्कर्स। क्या बोलते हैं? फॉर्मल वर्कर्स। क्या कहते हैं? फॉर्मल वर्कर्स। समझ में आ गया? इनफॉर्मल सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। मैंने बताया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस तो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जहां पर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जहां पर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, वो किस में आ जाता है? हमारा इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। इट इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स विच हायर लेस देन 10 वर्कर्स। किस में आएगा? इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। और यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल साड़ी की दुकान पर ये जो लोग काम कर रहे हैं, अब मुझे बताओ इस साड़ी की दुकान पर क्या 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे? अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो तो वो फॉर्मल सेक्टर में आएगा, लेकिन नहीं होता बेसिकली साड़ी की दुकान पर ऐसा। तो ये जो साड़ी की दुकान पर वर्कर्स काम कर रहे हैं किस में आ गया? हमारा इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। वहीं बैंक्स में जो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में, एमएनसीज में जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों की है वो किस में आता है? फॉर्मल सेक्टर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखना। फॉर्मल सेक्टर में आएंगे सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जहां पर 10 से कम लोग हैं वो किस में आता है? हमारा इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। और इसमें जो लोग काम करते हैं वो कौन से हैं? इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। चमक गया अच्छे से? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब देखो हम लोग ये जो फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स है इसमें एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। फॉर्मल वर्कर्स कहाँ पर काम करते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में, मतलब इसमें सारे के सारे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ गए, पब्लिक एंटरप्राइजेस आ गए, वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। और इनफॉर्मल वर्कर्स वो हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि वो प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं। अब मेन बात यह है कि फॉर्मल वर्कर्स को हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। इन्हें पीएफ का पैसा मिलता है, इन्हें रिटायरमेंट पर पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट पर इतने साल काम करा है तो अप्रिशिएट करने के लिए एक अमाउंट मिलता है जिसे हम ग्रेचुटी भी बोलते हैं। लेकिन जो लोग इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उन्हें किसी तरह के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पीएफ का पैसा, पेंशन वगैरह नहीं मिलता। फॉर्मल वर्कर्स अपना ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। इनफॉर्मल वर्कर्स कोई ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते। फॉर्मल वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लेबर लॉज होते हैं, इनके लिए लॉज होते हैं कि इतनी मिनिमम वेजेस मिलनी है, सिक लीव्स अलग है, अलग अलग होती है सारी लीव्स वगैरह के रूल्स। लेकिन इनफॉर्मल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लेबर लॉज वगैरह कुछ नहीं है। मार्केट की अनसर्टेनिटीज का सामना सबसे ज्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स को करना पड़ता है। अब देखो इसका मतलब है क्या? जैसे कोविड आया था तो सबसे पहले फॉर्मल वर्कर्स की नौकरी थोड़ी ना गई थी, सबसे पहले नौकरियां गई थी इनफॉर्मल वर्कर्स की, इन्हें निकाला गया था। तो दे आर नॉट वल्नरेबल टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। लेकिन इनफॉर्मल वर्कर्स आर हाईली वल्नरेबल कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ये बेचारे सबसे ज्यादा हेल्पलेस है। सबसे पहले इन पर आएगी, सबसे पहले इनकी नौकरी जाएगी। समझ पा रहे हो? ये रेगुलर वर्कर्स की तरह है, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, हर महीने सैलरी मिल रही है, पूरा एनुअल पैकेज है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इनफॉर्मल वर्कर्स डेली वेजर्स की तरह है, यानी कि ये कैजुअल वेज लेबरर्स हैं। जिस दिन जाएंगे उस दिन का पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन की तनख्वाह कट जाएगी। समझ में आ गया? तो देखो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जाता है वर्कफोर्स में, दैट इज कैजुअलाइजेशन। लेकिन जैसे जैसे इनफॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है वर्कफोर्स के अंदर
और हमारे फॉर्मल वर्कर्स, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में जो लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं, इनमें काम करने वाले लोगों का परसेंटेज कम होता जा रहा है। मतलब इनफॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, जो मतलब एक खराब सिचुएशन है कि इनका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, इनका परसेंटेज कम हो रहा है। इस सिचुएशन को बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन when percentage of workforce in the formal sector tends to decline and that in the informal sector tends to rise। और इनफॉर्मलाइजेशन से ही कैजुअलाइजेशन होता है, इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। अब ये इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन से वर्कर्स हैं? कैजुअल वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, तो इससे ही कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है। और इनफॉर्मलाइजेशन हुआ बेसिकली 1991 के बाद में ज़्यादा है। 1991 में क्या आई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस पॉलिसी के बाद में क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब हमारे देश में लोगों के पास में इतना पैसा तो नहीं है कि बड़े बड़े प्राइवेट एंटरप्राइजेस खोलें जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करें। छोटे मोटे प्राइवेट एंटरप्राइजेस खुलते जा रहे हैं जहां पर 2-5 लोग काम करते हैं। ऐसे एंटरप्राइजेस में जो लोग काम करते हैं वो कौन से वर्कर्स हैं? इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। तो वही प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। हमारा देश प्रॉपरली एक मार्केट इकोनॉमी बन चुका है कि सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हैं। तो इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन से वर्कर्स हैं? इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। वो प्राइवेट सेक्टर्स जहां पर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली ज्यादातर इंडिया में ऐसा ही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है तो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ रहा है, कैजुअलाइजेशन भी देखा जा रहा है। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर सिर्फ आपके पास में एक चार्ट गिवन है, डेटा याद नहीं रखना, सिर्फ समझना है। नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है मिलियंस के अंदर। ये फॉर्मल वर्कर्स हैं, ये इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। ये मस्टर्ड वाला जो है वो मेल्स है, ग्रे वाली फीमेल्स है। अब देखकर समझ में आ रहा है फॉर्मल वर्कर्स हमारे देश में कितने कम है। 24 + 6 कितना हो गया? 30 मिलियन। फॉर्मल वर्कर्स कितने हैं? 30 मिलियन। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ऐसी जगह काम कर रहे हैं। वही इनफॉर्मल वर्कर्स 310 मेल, 133 फीमेल, कितने हो गए? 443। इनफॉर्मल वर्कर्स कितने हैं? 443 मिलियन। देखकर समझ में आ रहा है इनफॉर्मल वर्कर्स ज्यादा हैं, फॉर्मल वर्कर्स कम हैं। इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। मतलब जितनी भी हमारी वर्कफोर्स है ना टोटल, सिर्फ 6% वर्कफोर्स ही कौन से सेक्टर में है? फॉर्मल सेक्टर में है। वो तो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है। बाकी बची हुई 94% हमारी जो वर्कफोर्स है वो कौन से सेक्टर में है? इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है। समझ में आ गया? और फॉर्मल सेक्टर में भी जितने भी लोग हैं उसमें से 20% फीमेल्स हैं। आप देख लो ना निकाल कर, ग्रे वाली फीमेल्स है, फीमेल 6 है। अपॉन टोटल कितना हो गया? 24 और 6 30 इंटू 100। तो 6 1 6, 5 30, काटो, कितना आ रहा है? 20%। फॉर्मल सेक्टर में जितने भी लोग हैं उसमें से 20% फीमेल्स हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में जितने भी लोग हैं उसमें से 30% क्या है? फीमेल्स हैं। मतलब ये आपको सिर्फ समझना है कि हमारे देश में 6% लोग ही फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, बाकी 94% लोग कहाँ काम करते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में। समझ में आ गया? अब देखो अगला टॉपिक आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बहुत ही बेसिक सी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब इंसान काम करने को तैयार है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, मार्केट में जो पैसा मिल रहा है उस पर वो काम करने को तैयार है। 10,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, वो उस पर काम करने को तैयार है, एबल टू वर्क है, हाथ पैर एकदम सही चल रहे हैं। फिर भी अगर उस इंसान को काम नहीं मिल रहा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में बेरोजगारी है। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। इंसान एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने को तैयार है, एज वेल एज एबल टू वर्क, काम करने के लायक भी है, बट स्टिल अगर उसको काम नहीं मिल रहा, डेट इज बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तरह के होते हैं, हमारे कोर्स में सिर्फ 2 हैं, और ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली कहाँ पर देखे जाते हैं? रूरल एरियाज के अंदर देखे जाते हैं। पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। 1 बाय 1 समझ लो। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका दूसरा नाम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बहुत ही सिंपल सा है। ये एक फार्म है, इस फार्म पर काम करने के लिए 4 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 4 लोग काम करते हैं, बस इतनी रिक्वायरमेंट है। 4 लोगों से सफिशिएंट खेती हो जाती है। वैसे भी यार लैंड की जितनी कैपेसिटी है उस लैंड पर आप उतनी ही फार्मिंग कर सकते हो। अगर 10 लोग बैठा दोगे तो ज़्यादा थोड़ी ना उगा के दे देगा लैंड तो उतना ही उगाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो इस लैंड पर फार्मिंग करने के लिए 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मान लो इस लैंड पर 4 की बजाय 7 लोग काम करते हैं। इस लैंड पर 4 की बजाय 7 लोग काम करते हैं।
एक्स्ट्रा 3 है। अब अगर वो 4 काम करेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, उतनी ही क्रॉप्स उगाई जाएंगी। 7 काम करेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। लेकिन दिखने में क्या लग रहा है, 7 के 7 एम्प्लॉयड है, 7 के 7 को काम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो 3 है ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई कमाल एडिशन नहीं दे रहे, इनकी वजह से कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर इन 3 को हम हटा भी देंगे ना तो भी प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। इस हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Disguised unemployment occurs when number of workers engaged in a job is more than actually required to accomplish it. जॉब को करने के लिए 4 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस जॉब के लिए 7 लोगों को लगा रखा है। दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। गाँव के अंदर होता है, देयर वुड बी नो चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन इफ सम वर्कर्स आर विड्रॉन फ्रॉम दैट जॉब। कुछ वर्कर्स को अगर हम निकाल भी लेंगे तो प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। समझ में आया? अब इसके कारण क्या है? पहला है जॉइंट फैमिली सिस्टम। इंडिया में क्या चलता है? जॉइंट फैमिली सिस्टम। मैंने कहा ये एक खेत है और इस खेत पर अकेले दादाजी काम करते थे। अब भाई अकेले दादाजी से तो काम नहीं हो सकता, इस खेत पर पापा भी काम करने लग गए और इस खेत पर चाचा भी काम करने लग गए। इस खेत पर 3 लोग काम करते हैं और 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 3 लोग सफिशिएंट है, 3 से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। लेकिन मान लो पापा के बच्चे मतलब हम भी इसी खेत पर काम कर रहे हैं, चाचा के 3 बच्चे वो भी इसी खेत पर काम कर रहे हैं, मतलब 5 लोग एक्स्ट्रा इसी खेत पर काम कर रहे हैं। ये क्या है? जॉइंट फैमिली सिस्टम है। फैमिली मेंबर्स कंटिन्यू टू वर्क ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। दिखने में लग रहा है सारे घर के कमाते होंगे, क्या बढ़िया मतलब कमाई होती होगी, लेकिन एक्चुअली में ये जो 5 हैं, पापा के बच्चे, चाचा के बच्चे, हम लोग, हमारी वजह से प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा। लैंड की जितनी औकात है उस पर उतना ही काम होगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कम होती जाती है जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते जाते हैं। दादाजी क्या था ये लैंड, पापा चाचा आ गए, डिवाइडेशन, पापा के बच्चे चाचा के बच्चे और डिवाइड हो गया। पर पर्सन की अवेलेबिलिटी कम होती जाती है। लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज, वैसे भी गाँवों में कम है, फार्मिंग के अलावा लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्हें झक मार के सेम पीस ऑफ लैंड पर काम करना पड़ता है, वहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ में आ गया? 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन है। What are the 2 ways of tackling the problem of disguised unemployment? ये गाँवों के अंदर जो disguised unemployment की प्रॉब्लम है, इसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं? तो पिछला चैप्टर पढ़ा था ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट हो, यानी कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो, वहां पर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, वहां पर भी एमएनसीज खुले, बैंक्स वगैरह, ऑफिसेज वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह खुले, तो वहां पर रहने वाले लोगों को नौकरी मिलेगी। छोटी छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज खुले तो अपने आप लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। और अर्बन एरियाज में, शहरों में इंडस्ट्रीज डेवलप हो, अगर अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो लोग रूरल एरिया से माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आएंगे और रूरल एरियाज का डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम समाप्त होगी। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन है, इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेंट इन एग्रीकल्चर अलोन? ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, क्या ये सिर्फ एग्रीकल्चर में है? बेटा मोस्टली तो एग्रीकल्चर में है, लेकिन इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू एग्रीकल्चर। ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। यानी कि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं वहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। एम्प्लॉयज वेले बैठे हैं, सबकी बात नहीं करी, कुछ जगह की बात करी हो, एम्प्लॉयज वेले बैठे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, कचौरी समोसे खा रहे हैं, बार बार चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं। So lots of people idle all the time. It shows that more people are employed in public enterprises than actually required. अब सरकार को तो वैकेंसी निकाल कर लोगों को नौकरी देनी है, एम्प्लॉयमेंट देना है, तो वही पब्लिक एंटरप्राइजेस में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। यहाँ पर भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। समझ में आया? तो पहला तो हो गया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आता है हमारे पास में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ये भी रूरल एरियाज में देखा जाता है। एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो ऑफ सीजन के टाइम पर फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। देखो बीज बोए, है ना, बीज बोने को हम क्या बोलते हैं? सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स हुई तब फार्मर एम्प्लॉयड है, बहुत काम है उसके पास में। फिर 5-6 महीने बाद में फसल बनकर तैयार होती है, ठीक है, फसल बनकर तैयार हुई, अब वो कटिंग करेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अभी भी उसके पास में बहुत काम है, एम्प्लॉयड है, लेकिन बाकी का ये जो सीजन था 5 से 6 महीने का, ये ऑफ सीजन में फार्मर क्या हो गया था? अनएम्प्लॉयड हो गया था। दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये रूरल डेवलपमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन,
ड्यूरिंग ऑफ सीजन फार्म वर्कर्स आर आउट ऑफ जॉब, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और वो फार्मर जो पूरे साल में सिर्फ एक ही क्रॉप उगाता है, तो देखो हर क्रॉप का एक टाइम होता है कि कुछ क्रॉप्स नवंबर दिसंबर में उगाई जाती हैं। तो फार्मर अगर एक ही क्रॉप उगा रहा है तो वो जो क्रॉप है वो 5 से 7 महीने में बनकर तैयार हो जाती है। बाकी टाइम पर फार्मर क्या है, अनएम्प्लॉयड है। दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी डिटेल में देखेंगे, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। कारण क्या है, हमारे देश का जीडीपी कम है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। जीडीपी कम होगा मतलब प्रोडक्शन कम, कम एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हर चीज की पर हेड अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। इतनी पॉपुलेशन होगी, सबको कैसे नौकरी मिलेगी। एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन है, मैंने बताया ऑफ सीजन के टाइम पर फार्मर क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, आज भी भारत में सिर्फ 44% एरिया ही ऐसा है विच इज कवर्ड अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन नहीं है तो फार्मर जो है वो साल में सिर्फ एक क्रॉप उगाता है, बाकी टाइम पर अनएम्प्लॉयड होता है। इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होती, साल में 2-2 3-3 क्रॉप्स उगाता, मल्टी क्रॉपिंग करता, एम्प्लॉयड रहता। जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीछे देखा था। ब्रिटिशर्स ने हमारी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, तो कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। आज ये होती तो आसपास के लोकल एरियाज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। देश में सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मोबिलिटी ऑफ लेबर कम है, किसी व्यक्ति की अगर वो रूरल एरिया में रह रहा है, जॉब लग रही है अर्बन एरिया में, घर वाले क्या बोलेंगे, बेटा कम खा लेंगे लेकिन यहीं रह, दूर नहीं जाना। समझ पा रहे हो। तो देखो पहला क्या है, स्लो ग्रोथ रेट। स्लो ग्रोथ रेट फेल्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा होती, आउटपुट और जीडीपी बढ़ता, तो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती, बट ऐसा नहीं है। सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स ज्यादा है। सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स मतलब लोग नौकरी करना चाहते हैं, लोगों को काम चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे, तो हर चीज की पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो रही है। सबको थोड़ी ना नौकरी मिल जाएगी, सिर्फ क्रीम को जॉब मिलती है अगर आपके पास में स्किल्स हैं। एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, ऑफ सीजन के टाइम पर फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, मैंने बताया था सिर्फ 44% एरिया ही ऐसा है हमारे देश का विच इज कवर्ड अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। पानी नहीं है तो बेचारा फार्मर एक ही क्रॉप उगाता है, वो मल्टी क्रॉपिंग नहीं कर सकता। अगर वो मल्टी क्रॉपिंग कर पाता तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती, पूरे साल एम्प्लॉयड रहता। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अभी मैंने बताया था ये जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, दे कंटिन्यू टू वर्क ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। प्लस मोबिलिटी ऑफ लेबर नहीं है, बंदे को जाने नहीं देते अर्बन एरियाज काम करने के लिए। फिर है ब्रिटिशर्स ने हमारी जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को तबाह करा था। अगर आज ये होती तो कितना एम्प्लॉयमेंट होता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता। फिर इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो लोकल लोगों को भी नौकरी मिल जाती है छोटी मोटी। देश में सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट कम है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर देश में सेविंग्स नहीं है तो देश में इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट अगर देश में नहीं होगी तो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस कहाँ से आएंगे। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस खुलेंगे तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट की। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है तो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस भी नहीं है। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लोगों को नौकरी मिलती है बट नहीं मिल रही। हाँ पैसा है कुछ लोगों के पास में ज़्यादा है तो वो फिर लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस खोलते हैं, और लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होती है, मशीनों से काम होता है। तो वही है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस नहीं है पैसे की कमी की वजह से, तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम है। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, मैंने बताया फैमिली एंड सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स है। मोबिलिटी ऑफ लेबर बहुत कम है, वही बोलते हैं ना घर वाले कि दूर नहीं जाना, आसपास में ही काम कर लो, खेतों पर ही कर लो। पीपल आर अनविलिंग टू मूव टू फार ऑफ प्लेसेस इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल देयर। अगर दूसरी जगहों पर जॉब्स अवेलेबल हैं तो भी लोग काम करने नहीं चाहते। समझ में आ गया। अब देखो लास्ट टॉपिक है, मैं हाइड हो जाती हूँ, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यहाँ पर क्या लिखा है, ये एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है जो आज की डेट में नॉन एक्टिव है। ये वो प्रोग्राम से बचा जो आज की डेट में एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको एक बार रीडिंग लगानी है। मैं बता देती हूँ, हमें वो पढ़ने हैं, वो प्रोग्राम्स पढ़ने हैं जो आज की डेट में एक्टिव है, जो चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, पीछे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY। कब आई ये योजना, 1993 के अंदर। मकसद क्या है, क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज,
कि भाई अर्बन एरियाज के अंदर जो लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री लेकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। अब वो सरकार कैसे करती है? सरकार लोन प्रोवाइड करती है कि अगर आपको खुद का कोई एंटरप्राइज खोलना है तो सरकार 1 लाख रुपए का लोन देगी, सरकार 2 लाख रुपए तक का लोन देगी। तो कुल मिलाकर अर्बन एरियाज के लिए है कि अर्बन एरियाज में जो लोग एजुकेटेड हैं, स्टिल अनएम्प्लॉयड हैं, सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करने के लिए लोगों को 1-2 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करती है चीप इंटरेस्ट रेट पर। कब आई है स्कीम? 1993 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये स्कीम आई December 1st, 1997। Its objective is to provide self-employment और wage employment to unemployed और underemployed persons। वही अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए सरकार लोन प्रोवाइड करती है, वही सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन खुद का कोई एंटरप्राइज खोलेगा, मान लो, तो वो खुद तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहा है, यहाँ पर काम करने के लिए वो आसपास के 4 लोगों को नौकरी भी देगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वेज एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। ये जो 3-4 लोग आपस काम करेंगे, ये क्या है? कैजुअल वेज लेबरर्स हैं। ऐसे प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं, उन वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं? कैजुअल वेज लेबरर्स। तो वही सरकार एनकरेज करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन वगैरह देकर। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये स्कीम आई 1 अप्रैल 1995 की बात है। सरकार रूरल एंटरप्रेन्योर्स को लोन प्रोवाइड करती है 25 लाख का, ताकि वो खुद का कोई एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके, खुद का कोई छोटी मोटी दुकान वगैरह स्टार्ट कर सके, फैक्ट्री स्टार्ट कर सके। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये स्कीम आई 2008 के अंदर। इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग हेल्प ऑफ 25 लाख। अगर आप खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हो, जहां पर आप प्रोडक्शन करोगे, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करोगे, मतलब फैक्ट्री डालना चाहते हो, या फिर सर्विस सेक्टर, अगर आप ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह की कोई सर्विसेज देना चाहते हो, स्कूल वगैरह, तो सरकार लोन प्रोवाइड करेगी 10 लाख का। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार लोन प्रोवाइड करेगी 25 लाख का, और अगर सर्विस बेस्ड कोई काम करना चाहते हो तो सरकार लोन प्रोवाइड करेगी 10 लाख रुपए तक का। और लास्ट है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये स्कीम आई अप्रैल 1999 में। इसकी वजह से भी बहुत सारे स्मॉल एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश हुए रूरल एरियाज के अंदर, ताकि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो सके। तो इसकी प्लीज मेरे कहने पर एक बार रीडिंग दोबारा लगाना। ये जो चीजें हैं ना, अब वो ऐसी चीजें, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, मैं भी रीड कर रही हूँ, मैं भी सिर्फ आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो बेटर है आप एक बार रीडिंग लगाना और इनकी फुल फॉर्म्स और डेट्स याद कर लेना। क्या क्या याद करना है आपको? फुल फॉर्म, ठीक है, एंड डेट्स याद रख लेना, कब कब ये योजना आई, एक बार अच्छे से। ठीक बात हो गई? हमें जो मेन पढ़ना है वो है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स जो प्रेजेंटली एक्टिव है, जो आज की डेट में चल रहे हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बहुत ही सिंपल सा है, रूरल एरियाज के लिए है। रूरल एरियाज के अंदर हर एक हाउस होल्ड से, हर एक परिवार से एक अडल्ट मेंबर को जो अनएम्प्लॉयड है, सरकार गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है साल के अंदर 100 दिन का। समझ में आ गया? रूरल एरियाज के अंदर हर एक हाउस होल्ड से एक अडल्ट मेंबर को, एक से ज्यादा नहीं, एक अडल्ट मेंबर को सरकार 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर बंदे से कैसा काम करवाया जाता है? मैनुअल वर्क कराया जाता है, कोई मशीनों से काम नहीं करवाया जाता। फॉर एग्जाम्पल उस एरिया की रोड्स वगैरह उससे बनवा ली, तो एरिया का भी डेवलपमेंट होगा, बंदे को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। तो दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2005। दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट अ मिनिमम वेज रेट, वो लोग जो एक मिनिमम वेज रेट पर काम करना चाहते हैं, आर ऑफर्ड वर्क फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज इन रूरल एरियाज। सरकार उन्हें एक साल में 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फुल फॉर्म भी याद रखना। इसका दूसरा नाम आजीविका है, और बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। एक्सपेक्ट करा जाता है कि इस योजना के तहत भी सरकार 90 लाख लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये दिसंबर 2000 में आई, कि सिर्फ रूरल एरियाज को, वो रूरल एरियाज जो अनकनेक्टेड हैं, जो अर्बन एरियाज से कनेक्टेड नहीं है, उन्हें अर्बन एरिया से कनेक्ट करने के लिए सरकार रोड्स बनवा रही है। सिंगल ऑल वेदर्ड रोड्स, ऐसी रोड्स जो हर मौसम में चल सकती है, बाढ़ आएगी, तेज बारिश आएगी, वो बारिश भी सहन कर सकती है, बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, ड्राई है, तो भी वो रोड सही रहेंगी। तो अच्छी खासी रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, अनकनेक्टेड रूरल एरियाज को अर्बन एरिया से कनेक्ट करना, ताकि बेचारे जो लोग फार्मर्स वगैरह हैं, वो रूरल एरिया से अपने प्रोड्यूस को रोड्स की हेल्प से अर्बन एरियाज में लाकर एक अच्छी प्राइस पर बेच सके। समझ में आ गया? तो ये तीनों एक बार दोबारा रीडिंग लगा लेना।
अब देखो लास्ट में छोटू सा है, रीसेंट इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट। हमारी सरकार ने रिसेंटली क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ये जो मोस्टली रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं ये बेसिकली कोविड से रिलेटेड है ना, सारे नहीं लेकिन कुछ कुछ कोविड-19 से रिलेटेड है। पहला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये जो स्कीम थी ये आई 2020 के अंदर। दिस योजना वॉज टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। सरकार जो है वो लोगों को एनकरेज कर रही है कि वो खुद का कोई एंटरप्राइज सेटअप कर सके। एम्प्लॉयर्स को एनकरेज करा जा रहा है कि आप खुद का कोई एंटरप्राइज सेटअप कर सको, खुद की कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ सेटअप कर सको। तो वो खुद तो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, और फिर वो अपने यहाँ पर कुछ लोगों को नौकरी पर भी रखेगा। तो इन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ताकि बेचारे लोग जिनका एम्प्लॉयमेंट चले गया कोविड-19 के दौरान, उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सके। समझ में आया? तो इस योजना के तहत सरकार जो लोग खुद का कोई एम्प्लॉयमेंट, खुद का कोई एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हैं उन्हें सरकार इंसेंटिवाइज करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है ताकि वो खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट कर सके, खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे और कुछ लोगों को वो लोग जॉब पर रखेंगे, स्पेशली वो लोग जिनकी कोविड-19 के तौर पर जॉब्स चले गई। तो इसके लिए आया। सेकेंड है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। देखो इसमें क्या होता है, ये आई हमारी अप्रैल 1 2016 की बात है। देखो होता क्या है, ये एक एंटरप्राइज है। अब यहाँ पर जो बॉस है, जो भी फैक्ट्री है, कंपनी है, जो बॉस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर। क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर। और जो काम कर रहा है वो कौन है, एम्प्लॉई है। देखो हर साल एम्प्लॉई अपनी सैलरी का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। हर साल एम्प्लॉई अपनी सैलरी का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। वो मंथली बेसिस पर हो जाता है, इकट्ठा भी हो जाता है। वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। मैंने कहा वो अपनी सैलरी का, उसकी इच्छा है वो कितना कंट्रीब्यूट करना चाहता है। वो अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम्प्लॉयर भी जो एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी है उसका 12% कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय तो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो अमाउंट है ये इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। ये पीएफ का पैसा है, प्रोविडेंट फंड का पैसा है। एम्प्लॉय जब भी चाहे, ये पूरा अमाउंट एम्प्लॉय को मिलता है, एम्प्लॉयर भी उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम्प्लॉय जब भी चाहे वो इस पैसे को निकलवा सकता है। रिटायरमेंट पे चाहे रिटायरमेंट पे निकलवाएगा, पहले मन है तो पहले भी निकलवा सकता है। सरकार ने इस चीज को एनकरेज करने के लिए, लोगों को नौकरियां देने के लिए क्या करा, जैसे ही एम्प्लॉय आया है, एम्प्लॉय की जॉब लगी नेक्स्ट 3 ईयर्स तक ये जो एम्प्लॉय अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी तरफ से, ये अमाउंट भी कौन देगी, सरकार देगी, ठीक है। और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है खुद की तरफ से, वो अमाउंट भी कौन देगी, सरकार देगी। समझ पा रहे हो? ताकि एम्प्लॉयर भी एनकरेज हो, क्योंकि 3 साल तक जो अमाउंट एम्प्लॉयर को देना है वो सरकार दे रही है, एम्प्लॉय जो अमाउंट देगा वो भी सरकार दे रही है। इट ऑल्सो मेंट टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स को एनकरेज करा ताकि वो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, लोगों को हायर करें, खुद का कोई एंटरप्राइज खोलें। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ एन एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयमेंट, इसके एम्प्लॉयमेंट के 3 साल तक इंडियन गवर्नमेंट विल पे 12% टूवर्ड्स द ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड and EPS employees provident pension scheme. This exempt employees from paying their EPF and employers from contributing to the EPS amount, ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट ना करना पड़े 3 साल तक। और ये है बेसिकली सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, स्किल्ड पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। समझ में आया? थर्ड है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। देखो बेसिकली क्या होता था, कोविड-19 से पहले की बात बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रूरल एरियाज़ के थे, वो रूरल एरिया से माइग्रेट होकर कहाँ आए, अर्बन एरियाज़ में आए, यहाँ पर काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, फैक्ट्रीज़ में, लोगों के यहाँ पर एज अ हाउस हेल्प काम कर रहे थे, किसी के यहाँ पर एज अ ड्राइवर काम कर रहे थे, कहीं पर एज अ गार्ड वॉचमैन काम कर रहे थे। कोविड-19 आ गया, इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं, इन्हें फायर कर दिया गया। बहुत बार तो ऐसा हो पाया कि ये लोग शायद अपने रूरल एरियाज़ में भी नहीं पहुँच पाए, लॉकडाउन लग गया, कोई निकल नहीं सकता था, ये बेचारे अपने घर भी नहीं पहुँच पाए थे। इन्हें बोलते हैं श्रमिक मजदूर, माइग्रेंट वर्कर्स। तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और इनके लिए सरकार एक स्कीम लेकर आई 20 जून 2020 को। और इस स्कीम के तहत सरकार ने इन माइग्रेंट वर्कर्स को, श्रमिक मजदूरों को साल के 125 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा।
और इस तरह से सरकार ने 6,70,000 माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प करी। बेसिकली ये जो स्कीम थी ये थोड़ी सी लेस डेवलप्ड जगहों के लिए थी। 116 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस स्कीम को लॉन्च करा गया, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा वगैरह, झारखंड वगैरह। समझ में आ गया? वही लिखा है, इट वॉज एन इनिशिएटिव टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन श्रमिक यानी कि माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 20th of June 2020. It aims to give 125 days of employment to 6,70,000 migrant workers. फिर है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। कुछ नहीं है, अर्बन एरियाज के अंदर लोगों को एनकरेज करना कि वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करें, ताकि अर्बन एरियाज की, शहरों की पॉवर्टी दूर हो सके, वल्नरेबिलिटी दूर हो सके, हेल्पलेसनेस। आप अगर खुद का कोई काम करोगे तो वल्नरेबल नहीं रहोगे, हेल्पलेस नहीं रहोगे। ऑफ द अर्बन पुअर हाउस होल्ड्स को एनकरेज करा। वही सरकार लोन वगैरह प्रोवाइड करती है सस्ते के अंदर, ताकि कोई वो गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट कर सके, या फिर कहीं पर एज अ कैजुअल वेज लेबरर वो काम कर सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कुछ नहीं है। इस योजना के तहत पहली बात तो ये योजना हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेकर आए 8 अप्रैल 2015 के तहत। आसान सा है, अगर आप खुद का कोई छोटा सा माइक्रो एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हो, नॉन कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होना चाहिए, नॉन फार्म रिलेटेड नहीं होना चाहिए, खेती से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद का कोई एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हो तो सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगी मुद्रा योजना के तहत। और ये जो लोन है चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। ये लोन आप कमर्शियल बैंक से ले सकते हो, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक है वहां से ले सकते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह कहीं से भी ले सकते हो। तो अगर आप खुद का कोई छोटा मोटा माइक्रो एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हो जो नॉन फार्म होना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो सरकार 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है थ्रू मुद्रा योजना। और लास्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दिस इज अ मेजर प्रोग्राम जो किसने डेवलप करा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नाम याद रखना है। इंप्लीमेंट किसने करा वो भी याद रखना है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मकसद वो है कि जो इंडिया का यूथ है ना, उसको इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रेनिंग देना, उसके अंदर स्किल्स डेवलप करना। कौशल का मतलब ही क्या होता है? स्किल्स होता है कि इंडिया का जो यूथ है उसके अंदर स्किल्स डेवलप करना, उसे ट्रेनिंग देना। आईटी सेक्टर का है तो कोडिंग प्रॉपर आनी चाहिए, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस आनी चाहिए, पढ़ाना चाहता है तो पढ़ाने की स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स डेवलप करना ताकि वो एक बेटर लाइवलीहुड अर्न कर सके। क्योंकि देखो आज के टाइम पर डिग्री नहीं चाहिए, आज के टाइम में आपको स्किल्स आनी चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, आपको बोलना आता है तो आप बोलो। सो ऑब्जेक्टिव वही है, इनेबल इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स। जिस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री को, वैसी स्किल्स देना, वैसी ट्रेनिंग देना। इसके लिए सरकार कई प्रोग्राम्स चलाती है ताकि लोग एक बेटर लाइवलीहुड अर्न कर सके। समझ में आ गया? छोटू सा है मेक इन इंडिया। ये प्रोग्राम कब आया? सितंबर 25, 2014 के अंदर। मकसद वही है कि हम इंडिया को एक एपी सेंटर बना दें, हब बना दें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, कि इंडिया के अंदर हर चीज का प्रोडक्शन हो, कि हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे चाइना हब है प्रोडक्शन एक्टिविटी का, तो इसका भी मकसद वही है कि इंडिया एक एपी सेंटर, एक फोकस, एक हब बन जाए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। हर चीज का प्रोडक्शन हम हमारे देश के अंदर करें। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, पता ही है, फ्लैगशिप यानी कि मेजर इनिशिएटिव है सरकार का। हमारी सरकार बोलती है कि देश के अंदर एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए, सब सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप सब खुद का कुछ काम करो, आपके अंदर स्किल्स हो, आप खुद का बिजनेस सेटअप करो, आप नौकरी की तलाश मत करो, आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होके उल्टा दूसरों को नौकरी दो। वो ज्यादा अच्छा है ना? नौकरी की तलाश करोगे, एक इंसान को नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपने खुद का कोई एंटरप्राइज सेटअप कर रखा है, तो आप खुद तो एम्प्लॉयड हो ही, आप आसपास के 5 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करोगे। तो मेजर इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होनी चाहिए, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनो। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। स्किल इंडिया भी वही है कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए। आजकल लोगों को स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास में इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए। समझ में आ गया? इसी के साथ में हम लोगों ने हमारा एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इट वॉज अ वेरी लेंदी चैप्टर, पता है आप लोगों को, और मैंने काफ़ी डिटेल में हर चीज़ कवर अप करने की कोशिश करी है। और वाकई में अगर लगता है लेक्चर यूजफुल था, क्योंकि वन शॉट डिटेल में पढ़ाने में बहुत एफर्ट लगता है, गले की बैंड बज जाती है, तो अगर लगता है कि यार समझ में आया, वीडियो अच्छा था,
तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।